हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिवीजन करेंगे चरक सूत्र 11th से 20th चैप्टर तक। ठीक है, तो सबसे पहले 11th चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया 3 रचनाएं। इस चैप्टर का नाम है तिस्त्रश्री अध्याय। तो 3 रचनाओं में क्या क्या है? प्राण, धन, परलोक। और आचार्य भेल ने प्राण, धन और परलोक की जगह धर्म कहा है। प्राण, धन और धर्म ऐशना, इसे आप ध्यान रखिएगा कि चरक तो परलोक ऐशना कहता है, बट आचार्य भेल धर्म ऐशना कहता है। ठीक है, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण में 8 बाधक हेतु कहें। अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, आवरण, करण दौर्बल्य, मनो अनवस्थाना, समान अभिहार, अभिभव और अति सूक्ष्म। ठीक है, ये मैंने पहले जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी चरक सूत्र 11 तो मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया गया है। तो आप लोगों में से जिसने वो वीडियो देखी है तो उनको ये अच्छे से पता होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रमाण। इस चैप्टर में 4 प्रमाण माने। पायु से बताया था मैंने, प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान, युक्ति, है ना। चरक विमान में 3 माने, सबको पता होगा। फिर आता है इसमें कोटेशन, पातकेभ्य परम च एतत् पातकम, ये किसके लिए कही गई? यदृच्छा। और फिर अष्टत्रिक का वर्णन है। इसमें अष्टत्रिक के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अष्टत्रिक किसने बताया? कृष्णात्रय ने। फिर इसमें त्रिविध 8 प्रकार के ट्रायड्स हैं। ठीक है, 3-3 के ग्रुप। जैसे त्रिविध बल में क्या आता है? सहज, कालज, युक्तिकृत। फिर 3 आयतन, 3-3 लिखा है मैंने त्रिविध ऐसे बुक में है। ठीक है, 3 आयतन में क्या क्या आता है? अर्थ, काम और काल का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। फिर आता है 3 उपस्थंभ। इसमें क्या? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और आचार्य वाग्भट क्या कहता है? अब्रह्मचर्य। फिर 3 रोग हैं। 3 रोगों में क्या आता है? निज, आगंतुज और मानस रोग। फिर त्रिविध रोग मार्ग। इसमें क्या है? शाखा, कोष्ठ, मर्मस्थ, संधि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाखा कौन सा मार्ग होता है? बाह्य रोग मार्ग कहते हैं। रक्त आदि धातुएं जो होती है ना, तो बाह्य रोग मार्ग। फिर कोष्ठ क्या होता है? अभ्यंतर रोग मार्ग। मर्मस्थ संधि क्या होती है? मध्यम रोग मार्ग। तो अब इनमें होने वाले रोग, बाह्य में क्या होता है? गलगंड, विसर्प, शब्दो, गुल्म, अर्श, विद्रति। अभ्यंतर में पक्षवद, अपतानक, सॉरी ये उल्टा कर दिया है, ये मर्मस्थ संधि वाला है। ठीक है, और जो ये नीचे हैं ये हैं कोष्ठ वाले। तो मर्मस्थ संधि कहेंगे। मध्यम रोग मार्ग, मर्मस्थ संधि, ये हैं पक्षवत, अपतानक, अर्दित, शोष, राजक्ष मार्ग। ठीक है, अब मर्मस्थ संधि के रोग तो आप पहचान लोगे कि हृदय रोग, वस्ती रोग, ये सब मर्म है, तो ये तो इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, मर्म पहचान लोगे, आप संधि भी पहचान लोगे, अस्थि भी पहचान लोगे। पक्षवद, अपतानक समझ आ रहा है फिर भी ना, पक्षवद ये नर्व से रिलेटेड है, ये भी समझ आ रहा है। पक्षवत, अपतानक, अर्दित। बट ये शोष और राजक्ष्मा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोष और राजक्ष्मा है ना, इसे कोई कोष्ठ में भी लगा सकता है, कोष्ठ वाले उसमें डिजीज में, बट एक कोष्ठ नहीं है, ये मर्मस्थ संधि में आता है। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ आए? ये मर्मस्थ संधि में। ठीक है, अब उसके बाद आता है कोष्ठ। अभ्यंतर भी बोलता है। कोष्ठ के कौन से रोग होते हैं? ज्वर, अतिसार, हिक्का, श्वास, शवथु, विसर्प, गुल्म, अर्श, विद्रति। अब देखो विसर्प, शवथु, गुल्म, अर्श, विद्रति बाह्य रोग मार्ग में भी और अभ्यंतर रोग मार्ग में भी है ना। कोष्ठ और शाखा दोनों में है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? वैसे गांव में शाखा और कोष्ठ की व्याधियां होती है। ठीक है, ऐसे याद रखो। वैसे गांव में, वो गांव है जो जिस जैसे गांव में, मतलब वैसे गांव में, ऐसे देखो, वैसे गांव में शाखा और कोष्ठ की बीमारी होती है। वैसे से देखो, व से विसर्प, स से शवतु, गुल्म, अर्श, वि से विद्रति। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये जो 5 है ये शाखा वाले में भी है और कोष्ठ में भी है। इसको मैं चेंज ही कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जानना क्लियर? मर्मस्थ संधि के क्या है? और इसको मर्मस्थ संधि को बोलते हैं मध्यम रोग मार्ग। इसमें है पक्षवत, अपतानक, मेन है शोष, राजक्ष्मा। ठीक है, कोष्ठ में क्या है? ये सब ज्वर, अतिसार, हिक्का, श्वास प्लस वैसे गांव में। और ये जो 5 है वैसे गांव में विसर्प, गुल्म, अर्श, विद्रति, विसर्प, शवतु यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। वैसे गांव में विसर्प, शवतु, गुल्म, अर्श, विद्रति, ये जो 5 है ये शाखा और कोष्ठ दोनों में है। ठीक है, शाखा और कोष्ठ की बीमारियां होती है वैसे गांव में, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है औषध। औषध में देव, युक्ति, सत्वावजय और देव व्यापश्रय में आपको ये याद रखना है कि देव व्यापश्रय में उपहार तो समझ जाओगे। ठीक है, फिर भी बट ये चीज़ भी होती है। जैसे देखो प्रायश्चित आप लगा लोगे युक्ति में या कहीं और चीज़ में ना, बट प्रायश्चित भी आ रहा देव व्यापश्रय में। प्लस उपवास को कोई लंघन से कोरिलेट करके युक्ति में कर सकते हैं, बट उपवास भी किसमें? देव व्यापश्रय में। मंत्र भी इसमें है, प्लस औषध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औषध भी देव व्यापश्रय में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उपहार, प्रायश्चित, उपवास, औषध ये किसमें है? देव व्यापश्रय में। मंत्र तो समझ जाएंगे आप लोग। फिर युक्ति व्यापश्रय में क्या? आहार और औषध, बहुत ईजी है।
और सत्वावजय में क्या, अहितेभ्यो मन निग्रह, मतलब अहित चीज़ों से मन को निग्रह करना, वो है सत्वावजय चिकित्सा। ठीक है, युक्ति दैव, इसमें दैव व्यापशय इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैव व्यापशय हम गैस नहीं कर पाते कि इसके अंदर औषधि भी होगी, उपवास भी होगा। अब आता है त्रिविध वैद्य। त्रिविध वैद्य में क्या कहता है, छद्मच्छर, सिद्ध साधित और वैद्य गुणयुक्त वैद्य। इसमें बेस्ट वैद्य होता है वैद्य गुणयुक्त वैद्य, और छद्मच्छर क्या है, भांड औषध से जो भी स्टार्टिंग होगी ना जिस सेंटेंस की, तो वो है छद्मच्छर, और इसके श्री यशो ज्ञान इससे स्टार्टिंग होगी, वो है सिद्ध साधित। ठीक है, और सिद्ध साधित के लिए एक और कोटेशन आते हैं कि वैद्य शब्दम लबंते। ठीक है, वैद्य शब्दम लबंते, इसमें नहीं लगा देना है, ये आएगा सिद्ध साधित में। हो गया। अब चरक सूत्र 12 वात कलाकली अध्याय, इसमें संभाषा वात पित्त कफ की। तो पहले ये ध्यान रखना कि कौन सी संभाषा किसने कही गई है। वात की तो अलग अलग ने कही है, पित्त की संभाषा कही है मरीचि ने, पित्त की संभाषा मरीचि ने, कफ की संभाषा कही है काप्य ने। कैसे काप्य, कैसे कफ, ठीक है, समझ आता है, और पित्त का मरीचि। अब वात की संभाषा क्या है, पहले वात के 6 गुण किसने बताया, कुश ने। और वात के 6 गुण में क्या है, जैसे हम चरक सूत्र फर्स्ट में पढ़ते थे ना, उससे डिफरेंट है, उसमें 7 गुण थे और यहाँ पे कितना 6 गुण। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, दारुण, विशद, खर और सूक्ष्म नहीं है। ठीक है, चरक सूत्र फर्स्ट में सूक्ष्म था, सूक्ष्म, विशद, खर। इसमें क्या, रूक्ष, लघु, शीत तो सेम है दोनों में, बट दारुण, विशद, खर, दारुण इसी चैप्टर में बताया, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है दारुण। ठीक है, अब वात के गुण तो कुछ ने बताए थे, अब वात प्रकोप कारण किसने बताया, कुमार शिरा भारद्वाज ने। वात शमन के कारण बताइए कंकायन ने। वात के प्रकोप व वात के शमन की प्रक्रिया किसने बताई, धामार्गव बणीश ने। अब प्राकृत विकृत वायु के मतलब शारीरिक और लोक वायु, प्राकृत शरीर वायु, प्राकृत लोक वायु, विकृत शरीर वायु, विकृत लोक वायु के कर्म किसने बताया, वायुर्विद ने। ठीक है, इतना हो गया वायु से रिलेटेड। अब वात के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। इसके वात के पर्याय में क्या क्या कहा गया, विश्वकर्म, विश्वरूपा, भगवान विष्णु, प्रजापति, विभु, मृत्यु, यम, अदिति, सूक्ष्म, सर्वग, अव्यय। अब देखो मैंने इसको आपको बताया था कि कैसे याद रखना है, इसको सेट बनाना है। पहले विश्व वाला आया जिसमें, ठीक है, पहला सेट, दूसरे सेट में भगवान वाली चीज़ें आई हैं, भगवान विष्णु, प्रजापति, विभु। ठीक है, फिर तीसरे में डेथ से रिलेटेड की मृत्यु और यम, यमराज्य भी डेथ के बाद ही ले जाता है ना, तो मृत्यु, यम। फिर चौथे में जो रेस्ट बच गया मतलब अदिति, सूक्ष्म, सर्वग, अव्यय, ऐसे याद रखना है इसको। विश्वकर्मा, विश्वरूपा, भगवान विष्णु, प्रजापति, विभु, फिर मृत्यु, यम, अदिति, सूक्ष्म, सर्वग, अव्यय। अब इसमें क्या ध्यान देंगे आप कि अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, ये 4 चीजें चरक ने किस किस के लिए बोली है, वायु और आत्मा दोनों के लिए बोली है ना। अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, वायु और आत्मा दोनों के लिए बोला गया। अब प्रजापति किसके लिए कहा गया, चरक कहते हैं वायु को और काश्यप कहते हैं अन्न को। अब भगवान चरक ने कहा है वायु को और सुश्रुत कहते हैं वायु को, काल को और जठराग्नि को। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 13 चैप्टर की ओर। अब आता है चरक सूत्र 13 चैप्टर स्नेह अध्याय। स्नेह में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इसमें 25 प्रश्न पूछे गए हैं, किसके द्वारा, अग्निवेश जी के द्वारा। फिर स्नेह की योनियाँ सबको पता होगा, स्थावर और जांगम 2 होती है। फिर बल, अगर हमें बल और स्नेह की वृद्धि के लिए अगर तेल यूज़ करना है तो हम कौन सा तेल यूज़ करेंगे, तिल तेल, है ना, बलार्थ और स्नेहार्थ। ठीक है, स्नेह और बल के लिए। बट अगर हमें विरेचन के लिए तेल यूज़ करना है तो हम कौन सा तेल यूज़ करेंगे, एरंड तेल। ठीक है, अब चतुर्वेद स्नेह होता है, घृत तेल, वसा, मज्जा, ये इनके गुण बताए गए और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो घृत के बारे में क्या कहा गया है, पित्त, अनिल, हरम। कभी भी देखना अगर ऑप्शन होगा कि घृत कहाँ यूज़ होता है तो अकेला पित्त नहीं लगाएंगे, हमारे आते हैं ना, हम घृत दे के सीधा पित्त लगाते हैं, पित्त नहीं है, वात और पित्त दोनों है। ठीक है, घृत कहाँ होता है, वात और पित्त दोनों। अनिल वर्ड आया है, अनिल वर्ड वात के लिए आता है। पित्त, अनिल, हरम, रस, शुक्र, ओजसाम, हितम, निर्वापणम, मृदुकरम, स्वर्ण, प्रसादनम। ठीक है, अब ये रोग बताए गए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्षीण में, चक्षु कामा, आयु कामा, प्रजा कामा। समझ आ रहा होगा सबको। अब तेल, तेल के लिए क्या कहा गया, मारुतग्नम, न च श्लेष्मवर्धनम, बलवर्धनम और योनि विशोधनम। ठीक है, योनि विशोधनम जैसे हम वो देते हैं, उत्तरवस्ती देते हैं ना फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में, तो तेल की देते हैं, है ना, वैसे पता है महानारायण तेल का ही देते हैं, तो योनि विशोधनम। और मारुतग्नम, न च श्लेष्मवर्धनम, वायु को कम करता है, श्लेष्मा को बढ़ाता नहीं है, बल को बढ़ाता है। और उसके बारे में क्या कहा गया है, प्रवृत्ति श्लेष्मेद, अगर श्लेष्मेद बड़े हो तो भी हम तेल यूज़ करते हैं। और फिर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृमि, क्रूर कोष्ठ, कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। ठीक है, ये दोनों का कोष्ठ है। कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ दोनों में जब वो ऑप्शन में हो तो क्या करेंगे, तेल में टिक मारेंगे। ठीक है, अब आगे देखो वसा, वसा में क्या है, विद्य, भग्न, भ्रष्ट योनि। अब देखो योनि विशोधन तो कहाँ था, तेल में, बट भ्रष्ट योनि कहाँ है, वसा में। ठीक है, फिर कर्णशूल, शिरोरुचि, पौरुषोपचय। ये मैंने कैसे बताया था कि अगर विद्य, भग्न, भ्रष्ट हो रहा है, कहीं भी तोड़फोड़ हो रही है तो क्या होगा, पेन होगा, तो उसके बाद यहाँ पे शूल वाला है ना, और पौरुषोपचय। फिर यहाँ पे निष्पीत कफ मेद से, देखो यहाँ पे क्या था, तेल में प्रवृद्ध श्लेष्मेद, मतलब श्लेष्मा भी कफ ही है ना, प्रवृद्ध कफ मेद है तो है तेल,
और निष्पीत कफ में है तो क्या है, वसा। तो ऐसे याद रखो कि वसा मतलब फैट, फैट येलो कलर का होता है, तो जो पीत वर्ड आ रहा है तो क्या होगा, वसा, और अदरवाइज क्या होगा, तेल। ठीक है। फिर अस्थि, संधि, शिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारुजा। अब ये भी देखो पेन से रिलेटेड है, क्योंकि क्या हुआ था वसा में, भग्न वग्न हो रहा था ना, भग्न भ्रष्ट ये सब हो रहे थे। यहाँ पे देखो विद भग्न हो रहा था, तो पेन आएगा। जैसे ये पेन था कर्ण, शूल, शिरोरुजि, तो वैसे यहाँ पे पेन है अस्थि, संधि, शिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारुजा। तो इतना वाले पेन में क्या लगाना है आपको, वसा में टिक। ठीक है। फिर है संशुष्क रेत रुधिर, अगर ये रेत, शुक्र और रुधिर सूख जाता है तब भी वसा यूज होता है। फिर लास्ट आता है मज्जा। मज्जा में क्या है, बल, शुक्र, रस, श्लेष, मेद, मज्जा, विवर्धनम। ये ध्यान रखना, विवर्धन आएगा इतने सारों के साथ तो मज्जा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, महारुजा, संधि, अस्थि, ये सब इतना लंबा है ये सेंटेंस, तो इसके लास्ट में जब महारुजा था, ये देखो अब महारुजा है तो पेन तो वैसे भी वसा है, वसा में टिक मारोगे। और अगर विवर्धन है तो क्या होगा, मज्जा। ठीक है। ये सब धातुएं दी है मोस्टली इसमें, और अगर धातुओं की वृद्धि की बात हुई है तो मज्जा है ना, और अगर महारुजा है तो ये वसा। ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे कहाँ दे सकते हैं, क्लेश सहा, क्लेश क्लेश सहज, अगर क्लेश को सहन कर सकता है व्यक्ति। घसमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। घसमरा बहुत इंपॉर्टेंट है मज्जा में। और प्लस क्रूर कोष्ठ। अब देखो ये वात में क्या, तेल में क्या आया था, तेल में कृमि और क्रूर दोनों आए थे, और इसमें मज्जा में क्या आया, ओनली क्रूर, है ना। तो अब ऐसे याद कर, मैंने आपको बताया था जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी 13 चैप्टर की, तो कृमि है ना, कृमि क्या है, जैसे हम अचार बनाते हैं तो अचार में फंगस वगैरह ना लग जाए, फंगस के प्रोटेक्शन के लिए क्या डालते हैं हम लोग, तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं उसमें ना, तो तेल से क्या होता है, कृमि नहीं लगता। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में तेल है तो अचार खराब नहीं होता, उसमें फंगस लगती नहीं है। तो कृमि को हटाना है कहाँ, तो क्या यूज़ होगा, तेल। ठीक है। तो कृमि अगर आ रहा है वर्ड, कृमि, क्रूर तो देखो दोनों में, क्रूर तेल में भी, क्रूर मज्जा में भी है ना, बट कृमि जहाँ है तो क्या होगा, तेल। तो कृमि इज इक्वल टू तेल। तो कृमि कोष्ठ दोनों किस में होंगे, तेल में, और क्रूर ओनली होगा मज्जा में, याद रहेगा। अब आता है अनुपान। तो सारे स्नेह का, ऑल स्नेह का अनुपान होता है उष्ण जल। ठीक है। सारे स्नेहों का अनुपान होता है उष्ण जल, बट स्पेसिफिक अनुपान भी कहा गया है ना, और अगर ये अनुपान की एब्सेंस हो तब हम उष्ण जल देंगे सभी में। ठीक है। तो घृत के लिए क्या कहा गया है, उष्ण जल, और तेल के लिए यूष, और वसा मज्जा के लिए मंड। ठीक है। मोस्टली यूष पूछा जाता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट ही है टॉपिक। यूष कहाँ है, तेल में, वसा मज्जा में क्या है, मंड, और उष्ण जल घृत में। और अगर इनकी एब्सेंस हो, मतलब यूष और मंड की एब्सेंस, तो हम उष्ण जल देते हैं सभी स्नेह में। अब आता है स्नेह की प्रविचारणा। स्नेह की प्रविचारणा कितनी होती है, 24 और 64 दोनों है। 64 क्या है, रस के अकॉर्डिंग कही गई है, 63 इसमें रस के संयोग से है, प्लस एक अच्छ कल्पना कही गई है इसमें। ठीक है। अच्छ कल्पना क्या है, अगर हम ओनली स्नेह का पान करते हैं उसे प्राथमिक कल्पना भी बोलते हैं। ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं, संशोधन और संशमन स्नेह का यहाँ पे बताया गया है कि काल कब कब लेते हैं। तो संशोधन स्नेह हमें कब लेना है, जब रात्रि का आहार किया गया जीर्ण हो जाए तब हमें संशोधन स्नेह लेना है, और संशमन स्नेह हमें भूख लगने पर, और हम कह सकते हैं भोजन के समय। ठीक है। अब मात्रा कही गई है तो संशोधन स्नेह में मध्यम मात्रा का प्रयोग करेंगे, और संशमन में प्रधान मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना, मध्यम करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाती है, हम संशोधन में प्रधान लगाते हैं बट ये गलत होगा, संशोधन में मध्यम है और संशमन में प्रधान है। अब आता है इनकी मात्रा। ठीक है। स्नेह की मात्रा, स्नेहपान मात्रा, 3 तरीके की मात्रा होती है, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा। ठीक है। तो सबसे पहले ह्रस्व मात्रा कहते हैं किसको है, अर्ध दिवस में जो पचती है। ठीक है। अर्ध दिवस मतलब 6 घंटे में, 6 आवर्स में जो पच रही है उसे बोल रहे हैं हम ह्रस्व मात्रा। और ये कहाँ कहाँ देता है, अतिसार, ज्वर, कास में। इसे आप कैसे याद रख सकते हो कि ह्रस्व में आ जाती है कास, ह्रस्व में आ जाती है कास, आ से अतिसार, जाति से ज्वर, कास से कास। ठीक है। तो ह्रस्व में क्या आ जाती है, ह्रस्व में आ जाती है कास, अतिसार, ज्वर और कास। अब ये क्या करती है, हमारी बॉडी में ब्रीहणी होती है, वृष्या होती है और बल्लिया होती है, ये पता ही है। अब ऑब्वियसली ये क्या करेगी, ह्रस्व वाली मात्रा ही करेगी, ब्रीहण, वृष्य, बल्य, है ना। अब आते हैं मध्य मात्रा। मध्य मात्रा क्या होती है, जो एक दिन में पचती है, एक दिन मतलब 12 आवर्स। ठीक है। 12 आवर्स में जो पचती है वो होती है मध्यम मात्रा। अब ये क्या यूज़ होता है, इसका शोधन के लिए यूज़ होती है, वहाँ भी बताया था ना मैंने, शोधन के लिए यूज़ होती है, कुष्ठ, प्रमेय और वात रक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है। इनमें मैं बस लिमिटेड ही पढ़ा रही हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप नहीं छोड़ सकते, मैं उन्हीं को बता रही हूँ इस रिवीजन के सीरीज़ में। तो ये सब आप ध्यान से देखिएगा, इनमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो शोधन में और कुष्ठ, प्रमेय, वात रक्त में यूज़ होती है मध्यम मात्रा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। ह्रस्व में क्या था, आ जाती है काज, और इसमें क्या है, कुष्ठ, प्रमेय, वात रक्त। और इसे क्या बोलते हैं, मंद विभ्रंशा, क्योंकि ये बहुत कम साइड इफेक्ट करती है, बहुत कम इससे वो होता है, उपद्रव होता है, तो इसलिए बोलते हैं मंद विभ्रंशा। फिर लास्ट आते हैं प्रधान मात्रा, ये 1 अहोरात्र में पचती है, 1 अहोरात्र मीन्स 24 आवर्स। ठीक है। आप इसके
कौन कौन से रोगों में देता है, इसका निमोनिक है। गुस्से में वो गया प्रधान स्नेह पीने, ठीक है, गुस्से में वो गया प्रधान स्नेह पीने। तो गुस्से मतलब जी से गुल्म, यू से उन्माद, एस से सर्पदष्ट, एम से मूत्रकृच, वी से विसर्प, जी से गाढ़वच, ठीक है। गुल्म, उन्माद, सर्पदष्ट, मूत्रकृच, विसर्प, गाढ़वच। गुस्से में वो गया प्रधान स्नेह पीने। ये पूरा सेंटेंस एज इट इज याद रखना आप, तो आपको ध्यान रहेगा कि गुस्से में वो गया क्या करने गया था, प्रधान स्नेह पीने, तो प्रधान स्नेह में है, ठीक है। गुस्से में वो गया प्रधान स्नेह पीने। और क्या थी, हिस्सु कास, हिस्सु में क्या थी, हिस्सु में आ जाती है कास। और जो बच गया था कुष्ठ प्रमेय वातरक्त वो मध्यम में, ठीक है। अब ये इसके बारे में क्या स्पेशल कहा गया कि ये दोष अनुकर्षणीय और सर्व मार्ग अनुसारणीय। प्रधान मात्रा है तभी सारे मार्गों में जा पाएगी, तो सारे मार्गों में जो जा पाती है वो प्रधान मात्रा और दोषों का अनुकर्षण करती है, ठीक है। ये हो गई इनकी मात्राएं। फिर आता है स्नेह व्यापक की चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देंगे हम, रूक्ष, स्तनपान, तक्रारिष्ट, त्रिफला। ऑब्वियसली बात है जब स्नेह है तो हम रूक्ष ही देंगे, है ना। तक्र भी उसको स्नेह को हटाता है, जैसे हमने कोई ऑयली फूड खाया तो तक्र पियेंगे अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए तक्रारिष्ट, रूक्ष, स्तनपान, त्रिफला। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर वात पित्त बढ़ा हुआ या उष्णता अधिक है गर्मियों के मौसम में, तो हमें स्नेहपान कब कराना चाहिए, रात्रि में, ठीक है। और अगर कफ अधिक है और शीतल मौसम है, ठंडियों के मौसम है, तो हमें स्नेहपान कराना चाहिए दिन में। अगर हमने ये ऐसा नहीं कराया जाता और अपोजिट में स्नेहपान कराते हैं, मतलब अगर हम गर्मियों में दिन में करा देते हैं और सर्दियों में हम रात में करा देते हैं, तो हमें व्यापक हो जाएंगे, हमें डिजीज़ होगी। तो कौन कौन सी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम ये पहला वाला गर्मी में वात पित्त अधिक में अगर हम रात्रि में स्नेहपान ना करा के दिन में करा देंगे, तो क्या होगा, मध्य प्रदेश उत्तराखंड हो जाएगा। एमपी यूके के, ठीक है, एमपी यूके क्या है, मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला। एम से मूर्छा, पी से पिपासा, यू से उन्माद, के से कामला, तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। कब हो जाएगा मध्य प्रदेश उत्तराखंड, अगर हम गर्मियों के टाइम पे दिन में स्नेहपान पी लेंगे, समझा। ये क्या होता है ना, हमें ये निमोनिक याद रहता है, ये भी याद रहता है, बट हम ये उलट कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब सेम मार्कर से मैंने लिखा हुआ है, रेड से ये भी, रेड से वो भी है, तो अगर इसको अपोजिट करेंगे तो ये होगा, अगर इसको अपोजिट करेंगे तो ये होगा, ठीक है। इसको याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। मध्य प्रदेश उत्तराखंड हो जाएगा गर्मी वाले में। अब कफ वाले में मतलब ठंडी वाले में क्या होगा, अगर हम अपोजिट करते हैं, पाको शूल हो जाएगा। अब पापा को क्या है, वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और वैसे सर्दियों में क्या होता है, शीत आने पे बढ़ता है, ये सब चीज़ें आपको पता होगा, वातज बढ़ती है शीतलता में। तो वैसे पापा को ऑस्टियोआर्थराइटिस था, ऊपर से हमने स्नेहपान कब दे दिया, सर्दी में दे दिया, रात को दे दिया, तो पाको शूल बढ़ गया है, ठीक है। पाको क्या हो गया, शूल बढ़ गया। देखो इस निमोनिक से आप ये भी ध्यान आपको रहेगा कि पाको शूल है ना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह का शूल था, तो सर्दियों में बढ़ रहा था, तो ये कहाँ है, सर्दियों वाले में, है ना, ऐसे याद रखना। सर्दी तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये पा वाला जो है वो सर्दियों वाले में है, मतलब सर्दियों में दिन में देना है, अगर अपोजिट कर दिया तो पा को शूल बढ़ जाएगा। तो पी से पांडु, ए से आना, दूसरा ए से अरुचि, शूल से शूल, ठीक है। ये हो गया पांडु, आना, अरुचि, शूल। बस तो 13 चैप्टर भी हो गया। अब हम देखते हैं 14 चैप्टर। अब हम देखते हैं चरक सूत्र 14 चैप्टर, स्वेद अध्याय, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताया कि स्वेदन कौन से दोषों में करते हैं, तो वात कफज रोग में, ठीक है। ओनली कफ नहीं है, वात और कफज, वात कफज कोई भी व्याधि होती है तो उसमें स्वेदन करते हैं। फिर स्वेदन के भेद 3, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। लोग क्या करते हैं, 13 कर देते हैं, 13 अग्नि स्वेद है, या जैसे एक अग्नि करते हैं, एक निराग्नि 2 कर देते हैं, बट नहीं, अगर चरक के अकॉर्डिंग स्वेदन के भेद बोले जाए तो 3 करना है, महान, दुर्लभ और मध्यम, ठीक है। फिर इसमें बताया कि वृषण, हृदय और दृष्टि में मृदु स्वेद करते हैं, यहाँ तो स्वेद नहीं करते हैं, दृष्टि, वृषण और हृदय। फिर वंक्षण में इन्होंने मध्यम स्वेद बताया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वंक्षण में मध्यम, दृष्टि, हृदय और वृषण में मृदु, या तो नहीं करना है। फिर शीत, शूल, उपरम और स्तंभ, गौरव, निग्रह क्या है, समग्र स्वेदन के लक्षण है। जैसे ऑप्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी, जैसे आपको लगेगा कि यार ये इसका है कि वो लिखा होगा, वस्ती लिखा होगा या जैसे स्नेहन लिखा होगा, स्नेहन भी बोलते हैं ना, स्तंभ गौरव से तो समझ आएगा। जैसे अगर शीत, शूल, उपरम लिखा है, इसके ऑप्शन में अगर स्नेहन लिखा होगा तो स्नेहन पे भी हम टिक कर सकते हैं ना। तो आपको ध्यान देना कि ये सिंगल भी आ सकता है, ये पूरा भी आ सकता है, और ये सिंगल भी आ सकता है, ठीक है। स्तंभ गौरव निग्रह तो साफ समझ आ रहा है, क्योंकि स्वेदन से स्नेहन तो स्तंभ को बढ़ाएगा ना, तो स्तंभ गौरव निग्रह समझ आ रहा है स्वेदन से। शीत, शूल, उपरम भी आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों स्वेदन, सम्यक स्वेदन के लक्षण है। फिर अब स्वेदन के अतियोग के लक्षण आते हैं। स्वेदन के अतियोग से क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा हीट देंगे पित्त प्रकोप होगा। मूर्छा, शरीर सदन होगा, है ना, मूर्छा आएगी, एक्सेस हीट हो जाएगी, शरीर सदन होगा, दाह, स्वेद, अंग दौर्बल्य। और इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी चिकित्सा स्वेदन के अतियोग की। क्या करते हैं इसमें, ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करता है, ये इसकी चिकित्सा है, ठीक है। फिर अब आता है 13 अग्नि स्वेद। इसमें 13 अग्नि स्वेद बताया गया और 10 निराग्नि स्वेद बताए। तो 13 अग्नि स्वेद में देखते हैं हम अब। तो हर किसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वही कंपाइल किया मैंने, है ना।
सारा कुछ नहीं लिखा है। तो संकर स्वेद के अंदर ही पिंड स्वेद आता है, ठीक है, पिंड स्वेद यूनिट, ये आपने ध्यान रखना है कि पिंड स्वेद किस में आता है, तो संकर स्वेद। फिर प्रस्तर स्वेद, प्रस्तर स्वेद के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इसमें करते क्या है कि कृष्ण और वैश्यवार को पहले फैला देता है ना, गर्म खिचड़ी या वैश्यवार है उसको फैलाता है, उस पर रेशमी कपड़ा बिछाते हैं, तो उसमें जिसको स्वेदन करवाना है उसको लिटाते हैं। फिर नाड़ी स्वेद, ये इंपॉर्टेंट है। नाड़ी स्वेद के बारे में क्या याद रखना है, सबसे पहले गज अग्र हस्त संस्थान या आकृति, मतलब इसकी आकृति क्या होती है, गज के मतलब अर्थात हाथी के सूंड की तरह इसकी आकृति होती है, ये ध्यान रखना है। फिर इसकी लेंथ बताइए, एक अथवा आधा व्याम, ठीक है, एक या, ये या है, ठीक है, एक या आधा व्याम इसकी लेंथ है। फिर इसके मूल भाग का मोटाई बताइए और इसके अग्रभाग की मोटाई बताइए। इसका मूल भाग क्या 1/4 मोटा होता है और इसका अग्रभाग 1/8 मोटा। अब मोटे को ले क्या वर्ड है, परिणाम, ठीक है, तो मूल भाग का परिणाम कितना होता है 1/4, अग्र का कितना होता है 1/8। अब देखो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये सूंड है हाथी की, है ना, ये हाथी हो गया, ये हाथी की सूंड है, तो नाड़ी स्वेद ऐसे ही होता है, हाथी के सूंड के बराबर, इसलिए कहा गया है इसको हाथी के सूंड की जैसी आकृति, क्योंकि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। और हाथी की सूंड भी जो मूल होता है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, आगे से पतली होती है ना। तो आप देखो ये इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है, एक और आधा व्याम, ठीक है, यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है एक और आधा व्याम, कहाँ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका ये मूल भाग है, मूल भाग आपको डबल दिख रहा है ऑफ अग्रभाग, है ना, ये अग्रभाग है, ये मूल भाग है, तो अग्रभाग कितना होगा 1/8, तो ये छोटा है, और ये मूल भाग 1/4, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर माइंड में रखिएगा आप, तो कभी नहीं भूलोगे। ये हो गया नाड़ी स्वेद। अब हम आते हैं परिक्षेक स्वेद। परिक्षेक स्वेद क्या है, ऐसी फव्वारा टाइप दे रहा है, फव्वारे से किसी को स्वेदन करा रहा है, तो वर्षणी का वर्ड आया, वर्षणी का वर्ड भी फव्वारे के लिए आया है, ठीक है, फाउंटेन या फव्वारा कुछ भी कह लो। अफगान स्वेद में क्या करते हैं, अफगान स्वेद में टब में भरते हैं कुछ उष्ण द्रव और उसमें बिठा देते हैं व्यक्ति को, तो उसके लिए भाव प्रकाश जी बताते हैं कि उसका टाइम बताया उन्होंने कि कितनी देर तक बिठाना है, 4 मुहूर्त, ये भी आपने ध्यान रखना है कि भाव प्रकाश ने कहा है इसमें अफगान में कितनी देर तक टब में बिठाना, 4 मुहूर्त तक। उसके बाद आता है जयंताक स्वेद। जयंताक स्वेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जयंताक स्वेद के बारे में, है ना, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वर्ड देखो, एक वर्ड इसमें है कूटागार। कूटागार मतलब क्या है, जो मेन झोपड़ी है हमारी, जो कूट है, जो बाहर का मेन स्ट्रक्चर, ये है कूटागार, जो ग्रीन ग्रीन से मैंने बना रखा, सबसे आउटर में है, जो ये जो है ना मोटा मोटा ग्रीन से जो भी बन रखा है, पूरी आउटलाइन है जो, ये समझ लो एक कुटिया है कोई, कूटागार मतलब कुटिया से ही आया है, तो ये कूटागार है ग्रीन वाला, ठीक है। और दूसरा वर्ड आया चबूतरा। चबूतरा क्या है, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसके आसपास ना ऐसे ऊंचाई में कुछ बना होता है, वहाँ पे लोग बैठते भी हैं, भगवान जी भी रखे होते हैं, पूजा भी करते हैं ना, तो उसे चबूतरा कहते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे इतनी इतनी हाइट का सीमेंटेड ऐसे बना होता है, तो चबूतरा उससे कहते हैं। तो जैसे ये रूम है, ठीक है, ये कूटागार है, तो इसके आर पर ऐसे चबूतरा बना, इतनी हाइट का सीमेंटेड कुछ बना दिया, वो चबूतरा है, ठीक है। तो चबूतरा वर्ड आया। तीसरा आया अंगार कोष्ठक। अंगार कोष्ठक क्या है, चबूतरा हो गया, चबूतरे में तो लेटेगा बंदा जिसका हमने स्वेदन कराना है, ये कूटागार हो गया जो झोपड़ी रूम है। फिर उसके सेंटर में हमने गोलाकार वो रखना है, क्या नाम है इसका, अंगार कोष्ठी, मतलब उसके अंदर हमें सारे अंगार रखना है, जला के, जो जले हुए अंगार होता है जला के बुझाने, मतलब कोयले टाइप, ठीक है, वो रखना है उसके अंदर। और उसमें क्या होना चाहिए, कैसे आएगा गर्माहट, उसमें छेद होने चाहिए, किसी मेटल का, किसी भी चीज़ का बना रहे हैं हम, जिस भी चीज़ का बना रहे हैं उसमें छेद करेंगे और उसे सेंटर में रख देंगे, ठीक है। ये पूरी कुटिया हो गई, साइड साइड में उसके चबूतरा हो गया, और उसके सेंटर में क्या हो गया, अंगार कोष्ठक हो गया, उसमें छेद है और उसके अंदर लकड़ी रख रखी है। अब देखो आगे, ये 3 वर्ड समझ आ गए आपको। अब आगे देखिए, जो कूटागार है, जो भी झोपड़ी है, ये कहाँ बनाना है, इसकी क्या होगा, पूर्व या उत्तर की ओर मुख होना चाहिए इसका, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका मुख होना चाहिए पूर्व या उत्तर की ओर, ठीक है। और ये कब देंगे हम, ये हेमंत ऋतु में करते हैं इसका प्रयोग, जयंताक स्वेद हेमंत ऋतु में ही करते हैं। और ये कूटागार की अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 16 × 16 × 16 अरथनी। इसकी देखो ये बराबर लग रहा है ना पूरा, इसकी चौड़ाई भी 16 अरथनी है, इसकी लंबाई भी 16 अरथनी, और इसकी जो हाइट होगी ज़मीन से इसकी यहाँ पे ऐसे हाइट होगी, ये मैं बना नहीं पाई हूँ, मुझे अच्छी ड्राइंग नहीं आती बनानी, तो जो इसकी जो हाइट होगी ना ज़मीन से, कैसे होगी ये, ऐसे बनेगा, ये पता नहीं कैसे बनेगा, मुझे नहीं आता, मुझे बनाना नहीं आता, हाइट, ठीक है। तो जो इसकी हाइट हो रही है वो ज़मीन से, वो भी बराबर है, 16 × 16 × 16 लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। अब क्या है, ये जलाशय के दक्षिण या पश्चिम में 8 अरथनी के डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये जो झोपड़ी बनाई है कूटागार ग्रीन कलर का, ये क्या होना चाहिए, इसका मुख तो पूर्व, जो इसका डोर है ना, डोर तो पूर्व या उत्तर की ओर उसका डोर का डोर होगा, जैसे ये चारों तरफ से दीवार है, उसका डोर किस साइड बनाना है, जहाँ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। बट जो जलाशय है उससे, ये जो कूटागार है, अगर जलाशय से हम देखें तो ये कूटागार जलाशय से पूर्व, दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए।
और इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 8 है इतनी। जैसे पश्चिम, जैसे यहाँ पे एक नदी ये जलाशय है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, जलाशय है ये, ठीक है। तो ये जलाशय के ये जो होगा इनका जो डिस्टेंस होगा ये होगा 8 अरतनी, ठीक है, 8 अरतनी डिस्टेंस होगा। और ये इस जलाशय के पश्चिम या दक्षिण साइड में होगा, समझ आ गया ना। जलाशय के तो दक्षिण या पश्चिम साइड में, और खुद उसका जो फेस है वो पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। अब होप समझ आ गया आपको, ध्यान रखिएगा। फिर चबूतरे पे आते हैं। चबूतरे की हाइट कितनी होनी चाहिए? 1 अरतनी। चबूतरा 1 अरतनी का होना चाहिए। फिर अंगार कोष्ठक, अंगार कोष्ठक क्या होना चाहिए? चतुष्किशकु प्रमाण, मतलब 4 हाथ लंबा और पुरुष प्रमाण होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंगार कोष्ठक सेंटर में होगा, उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए हाइट वाइट, ताकि अच्छे से स्टीम आए। इसके बारे में ये ध्यान रखना आपको, चतुष्किशकु प्रमाण और पुरुष प्रमाण का होना चाहिए अंगार कोष्ठक। फिर इसमें अनेक छिद्र होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर छिद्र होंगे तभी तो बाहर आएगा उसका जो भी धुआं वगैरह होगा, है ना। अनेक छिद्र होने चाहिए। फिर इसमें लकड़ियाँ किसके डालेंगे? अश्वकर्ण आदि लकड़ियाँ। अश्वकर्ण वर्ड याद रखिएगा आप, अश्वकर्ण आदि लकड़ियाँ डालेंगे, ठीक है। हो गया, समझ आ गया। बस जैसे ये है, देखो ये कूटागार था, और फिर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का ये चबूतरा है, इसके राउंड में चबूतरा है, ये पूरा ब्लैक 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 चबूतरा है। और फिर इसके ये सेंटर में क्या है? ये अंगार कोष्ठक है, ठीक है, अंगार कोष्ठक है। और इसमें भी होल्स होने चाहिए, बहुत सारे छेद। और प्लस जो एक कूटागार है ना, ये भी इसमें देखो वातायतन होना चाहिए। किसमें? इस कूटागार में, मतलब बहुत सारी खिड़कियाँ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं आएगा। लकड़ी जला के तुमने रख रही है, इतना धुआं आएगा पूरा, अगर खुला मतलब बंद करेंगे प्रॉपर तो इंसान तो मर जाएगा ना। तो इसलिए उसमें खिड़कियाँ रखनी है कि ताकि अच्छे से धुआं वगैरह सब बाहर चला जाए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई इसमें। अब इस चबूतरे में लेटता है इंसान, जैसे डोर होगा, डोर यहाँ की ओर होगा ना, पूरा उत्तर, ये पश्चिम दक्षिण है, यहाँ की ओर डोर होगा, तो वो यहाँ से एंटर करेगा, ये डोर है, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ पे लेटेगा। थोड़ी सी डिस्टेंस होगी यहाँ पे बनी हुई चबूतरे की बाहर निकलने के लिए, ये एंट्रिंग है गेट, यहाँ एंटर करेगा, यहाँ पे लेटेगा, फिर ऐसे 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 यहाँ से फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है करशु। करशु मतलब गड्ढा है, इसके गड्ढा करके उसके अंदर लकड़ियाँ कोयले वगैरह डाल के उसके ऊपर बैठना है या लेटना है। फिर कुटी स्वेद। अब कुटी स्वेद में देखो कोई खिड़की नहीं होगी, यहाँ पे तो खिड़की थी बट कुटी स्वेद में खिड़की नहीं होगी। तो अगर खिड़की नहीं है तो भाई उसके अंदर कौन सी लकड़ी ऐसी जला रहे हो कि जैसे ना धुआं आ रहा है ना कोई दिक्कत हो रही है, बिना बंद में कर रहे हैं ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें हसंतिका की लकड़ी है, ठीक है, हसंतिका की लकड़ी कोई दिक्कत नहीं करती होगी, इसलिए इसमें खिड़की नहीं बताई गई है। तो आपने याद रखना है कि इसमें हसंतिका की लकड़ी बताई है कुटी स्वेद में, ठीक है। फिर कूप आता है। कूप में क्या है? बेड की लंबाई के 2 गुना डीप गड्ढा खोदते हैं, इतना ध्यान रखना है। जो बेड की लंबाई है उस करशु अलग था, ये कूप है, ठीक है। कूप मतलब कुआं खोद रहे हैं हम, कुआं। तो कुआं ऑब्वियसली बात ज़्यादा डीप होता है, गड्ढा तो छोटा सा होता है ना। गड्ढे की जगह आप कुआं वर्ड यूज़ कर लो, कुआं, ठीक है। तो कितना गहरा कुआं होगा? जो बेड हम उसके ऊपर लगाने वाले हैं उसके डबल डीप कुआं खोदेंगे हम। फिर लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी कुएं की? ऐसे शेप में होगा, जो हमारा बेड की शेप है उसी शेप का होगा। तो लेंथ और ब्रेथ इज इक्वल टू बेड के अकॉर्डिंग, बेड की लेंथ और ब्रेथ होगी, ठीक है। ये हो गया साग्नि स्वेद का इंपॉर्टेंस। अब आता है निराग्नि स्वेद। निराग्नि स्वेद चरक ने बोला है 10, सुश्रुत ने बोला 8, वाग्भट ने बोला है 11। फिर इसमें चरक क्या क्या बोलता है 10 में? व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रावरण, शुद्धा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, आहव, आतप। ये एज इट इज याद रखना, बार बार रिपीट कर कर करके, ठीक है। व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रावरण, शुद्धा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, आहव, आतप। आहव, आतप, इसमें ये ध्यान रखना कि अब शुद्धा आया है मतलब भूख, ठीक है, भूख आई है। बहुपान मतलब मध्य का पान, भय आया, क्रोध है, उपनाह आया है। तो उपनाह क्या बोला चरक ने? निराग्नि स्वेद। आहव मतलब युद्ध, और आतप तो शुद्धा आप याद रखना इसमें, ठीक है। तृष्णा नहीं है इसमें, प्यास नहीं है, बट शुद्धा है, और व्यायाम भी है। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार पढ़ना, आप इसको याद हो जाएगा। अब उपनाह स्वेद वही चरक ने तो निराग्नि में बोला, बट आचार्य सुश्रुत साग्नि स्वेद में कहते हैं उपनाह स्वेद को। अब 15 चैप्टर्स के बाद चालू होता है। 15 चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें वमन के अतियोग में क्या बताया कि फेनिल रक्त चंद्रिका आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वमन की, और अब वमन के बारे में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं ना। तो जब हम वमन का औषध पान करते हैं तो एक मुहूर्त का हमें वेट करना होता है, उसके बाद कुछ सीक्वेंसेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वेद आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, तो उससे हमें क्या समझना है कि विलियन ऑफ दोष, दोष विलियन हो रहा है, मतलब दोष पिघल रहे हैं। जब स्वेटिंग ऐसे ऐसे याद रखो कि स्वेट भी लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो दोष पिघलेंगे तो दोष भी लिक्विड बन जाएंगे ना। तो स्वेद लिक्विड, दोष पिघल के लिक्विड, तो मतलब स्वेदन आ रहा है, इसका मतलब दोष पिघल रहे हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा वरना कन्फ्यूजन होती है बाद में।
और लोम हर्ष हो रहा है तो स्थान से चल गए हैं, स्थाने भी प्रचलितम। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। स्वेदन में हम क्या मानते थे कभी कि स्थान से चल गए हैं, जैसे ऑप्शन क्वेश्चन होगा कि स्वेदन आए तो उसका क्या हम अर्थ समझेंगे, तो ऑप्शन में ये दोनों हो गए तो ऐसा लगता है कि अच्छा स्वेदन आ रहा है तो उसका मतलब अपने स्थान से चल गए हैं दोष, तो हम ऐसा लगाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। पहला आया है स्वेदन, ठीक है, तो स्वेदन में दोष पिघल रहे हैं क्योंकि स्वेदन भी लिक्विड है, तो दोष पिघल के आप लिक्विड आ रहे तो लिक्विड लिक्विड स्वेदन, ऐसे याद रखो। फिर दूसरा आ रहा है लोम हर्ष, तो लोम हर्ष में स्थान से अपने चलते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि लोम हर्ष हो रहा है मतलब वो गूज बम्स हो रहे हैं ना, लोम हर्ष हो रहा है ऐसे। तो क्या करें, जब दोष अपने स्थानों से चले हैं तो वो उधर कुछ ऐसी हलचल हुई है उस स्पेस में कि लोम हर्ष हो रहा है, ठीक है, तो ये है लोम हर्ष, मतलब क्या है कि अपने स्थान से चल गए हैं। या तो ऐसे याद रखो, जब दोष अपने स्थान से चलते हैं तो जहाँ जो भी हेयर फॉलिकल है वो उधर एक बॉक्सिंग मारते हुए चल रहे हैं सारे, तो क्या होगा लोम हर्ष हो जाएगा, सारे हेयर फॉलिकल्स में कर रहे हैं, तो वो पिघलते हुए तो नहीं मार सकते ना, वो चलते हुए ही मार सकते हैं, है ना। तो या तो एक जर्क आ रहा है, कुछ भी कैसे भी आपको याद आता है कैसे भी याद रखो, बस ये याद रखो कि स्वेदन में विलयन है, लोम हर्ष में स्थान से चले। फिर आता है कुक्षी में आधभान, जब कुक्षी में आधभान हो, ये तो बहुत ईजी कि कुक्षी में आ गए। फिर ये भी हिल्ला जो मतलब उधरमुख है, इंपॉर्टेंट ये दो ही है और ये दो ही पूछे जाते हैं और इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब हमारा 15 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 16 चैप्टर की ओर। चैप्टर 16 चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय, ठीक है, तो इसमें छोटा चैप्टर, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसमें कोटेशंस कुछ रेफरेंस के लिए याद रखने, जैसे दोषा कदाचित कुप्यंती वाली जो है, जिता लंघन पाचने जिता संशोधन है तू न तेषाम पुनरुद्भव, है ना, ये इसका रेफरेंस याद रखना, कौन से चैप्टर में बोला हुआ, चरक सूत्र 16, ठीक है। प्लस इसमें स्वभाव उपरमवाद भी कहा गया है, स्वभाव उपरमवाद का भी रेफरेंस पूछा जाता है, तो ये चरक सूत्र 16, ठीक। अब स्वभाव उपरमवाद के बारे में ये कहा जाता है कि कारण निरपेक्ष विनाश, ये भी ध्यान रखना है आपको कि उत्पत्ति में तो कारण होता है बट उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता, तो कारण निरपेक्ष विनाश, ठीक है। और इसमें एक और रेफरेंस है चिकित्सा की परिभाषा, जो या भी क्रियाभी वाली कोटेशन आती है ना, या भी क्रियाभी जाते हुए शरीर धातु समा सा चिकित्सा, ठीक है, ये वाली कोटेशन जो है इसका रेफरेंस भी चरक सूत्र 16 है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो जाती है सूत्र 16 में। अब आता है सूत्र 17 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले शिरोरोग, 17 में शिरोरोग कितने चरक ने माने हुए 5, सुश्रुत ने 11 माने, है ना। और चरक के क्या है, वात पित्त कफ त्रिदोषज कृमिज। अब इसमें जिसका इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना उसी का बताएंगे, जैसे वातज, वातज शिरोरोग के लक्षणों में क्या कहा गया, निस्तुद्यते भृशम शंखो घाटा संविद्यते सब भ्रू मध्य ललाट च तप्तिवत वेदना, ठीक है, ये देखना कहाँ भ्रू के मध्य में और ललाट में वेदना हो रही है, तप्तिवत वेदना, ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, ये वर्ड टर्म तप्तिवत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तप्तिवत वेदना। फिर ये जो लिखा हुआ है शंखो घाटा, घाटा से पहचान से घाटा कहीं आया तो वातज शिरोरोग, ठीक है। तुद्यते वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना वातज में तुद्यते है, अभी आपको लगा होगा कि वात में तो तुद्यते होता ही है ना, तो अभी ध्यान रखना, ठीक है, आगे देखोगे आप। फिर तुद्यते है घाटा से पहचानोगे, शंको घाटा, फिर भ्रू मध्य ललाट तप्तिवत वेदना। अब फिर कृमिज शिरोरोग के लक्षण क्या है, व्यधन व्यध छेद रुझा, मतलब वेधन की तरह और छेदन की तरह रुझा हो रही है, वेधन छेदन रुझा है उसी को लिखा है व्यध छेद रुझा कृमिज शिरोरोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, व्यध छेद रुझा कृमिज शिरोरोग, ठीक है। फिर अब आता है हृदरोग, हृदरोग भी 5 बताया चरक ने, सुश्रुत 4 बताते हैं। अब 5 क्या है, वही जैसे शिरोरोग है, वात पित्त कफ त्रिदोषज कृमिज। अब वातज में बस दर बताया, तो वातज जैसे शिरोरोग में तो ये सब था ना, तिद्युते घाटा वाटा तप्तिवत वेदना, ये ध्यान रखना, वातज हमें याद रहता है, हम भूल जाते हैं कौन सा कफ वो हृदरोग में बोला कौन सा शिरोरोग में बोला, तो वातज हृदरोग में बस दर बोला, दर से आप समझ सकते हो पैल्पिटेशन जो होती है, ठीक है, दर। और पित्तज हृदरोग में एक लक्षण बोला है क्लम, अब क्लम नॉर्मली किसके कारण होता है, कफ के कारण, तो क्लम देख के हम सब कफ लगाएंगे बट कफ नहीं है, ये पित्तज हृदरोग में कहा हुआ है क्लम, ठीक। अब कफज का बहुत इंपॉर्टेंट एक लक्षण है अश्मावृत, ऐसी कोटेशन है भवत्य अश्मावृतम यथा, मतलब जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हृदय के ऊपर ऐसा लगता है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब आता है इसमें कृमिज, अब देखो कृमिज में क्या क्या चीज़ है, सूचि भीर इव मन्यते तुद्यमानम सहृदय छिद्यमाने यथा महारुजम। अब देखो ये सूची तुद्य सब तो वात में आता है ना, हर बारी हम वात में टिक मारते हैं बट नहीं, ये वात में ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, ये सब कुछ कृमिज में कहा गया, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सूची तुद्य छेद छिद्यमाने और महारुजा ये सब कृमिज हृदय रोग के लक्षण है, ठीक है। अब और इसमें शिरोरोग में क्या आती है, निस्तुत्व वगैरह वातज शिरोरोग में है, और ये सूची ऊंची कृमिज हृदय रोग में है, ठीक है, हो गया। अब इस चैप्टर में 18 शय पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने शय का वर्णन किया, 18 शय का, ठीक है, और इनके बारे में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रसशय पहला आता है, रसशय,
तो पहला आता है रसशय। रसशय के बारे में क्या कहेगा, घटते सहते शब्द न उच्च द्रवते शूल्यते हृदय ताम्यते सो अल्पचेष्टस्य भी। ठीक है, कि ये अल्पचेष्टा से भी हृदय ताम्यते होता है, हृदय में पीड़ा होती है, द्रवते शूल्यते, ये ध्यान रखना, घटते सहते शब्द न उच्च, ये सब ध्यान रखना है रस में। ठीक है, ये याद भी रहता है मोस्टली सबको, ये वाला याद ही रहता है, घटते से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आता है रक्त। रक्तक्षय का क्या लक्षण है, परुषा स्फुटा त्वग रुक्षा। अब ये ध्यान रखना है कि ये स्फुटन तोड़ फोड़ और ड्राइनेस है रक्त से। ठीक है, परुषा टूट के सूख गया त्वचा, ऐसे याद रखना कि जो स्किन है त्वचा टूट के सूख गई, वहाँ पे जैसे टूट के मतलब अगर क्रैक पड़ता है तो जब भी कोई चोट लगती है या क्रैक पड़ता है तो पपड़ी सी जमती है ना, उसके ऊपर फाइब्रोसिस होती है जो, तो फिर क्या बोलेंगे इसको कि ड्राइनेस, जो पपड़ी सी जमती है ना ब्लैक ब्लैक सी, तो उसे को ऐसे याद रखने के लिए बोल रही हूँ मैं, परुष स्फुट। ठीक है, स्फुट टूटी, त्वचा टूटी तो परुष हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, त्वग रुक्षा स्फुटा परुष, ये किसमें, रक्त में। और चोट लगती है, कट लगता है तो रक्त भी निकलता है ना, ऐसे याद रखो। फिर आता है मांसक्षय। मांसक्षय का क्या लक्षण है, स्फिक ग्रीव उदर शुष्कता। अब देखो याद रखो ये मेदक्षय का नहीं है, जैसे इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता, ये तो मेदक्षय में लगा लेते हैं बच्चे, बट नहीं है, मांसक्षय का लक्षण है। अब मेद में क्या आता है, मेद में आता है संधि स्फुटनम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ग्लानि अक्षण आयास, मतलब ग्लानि होती है और आयास होता है, थकान होती है आंखों में। फिर तनुत्वम च उदरस्य, उधर में मेद में बस इतना कहा गया है कि तनुतम च उदरस्य, और पूरा जो ग्रीवा स्फिग उदर शुष्कता ये कहा गया है मांस में, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, संधि स्फुटनम। अब देखो संधि स्फुटनम आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी हमारी संधियाँ होती है, जॉइंट्स होते हैं, उसके आसपास लिगामेंट्स होते हैं और प्लस फैट्स होता है बहुत ज़्यादा, तो फैट क्या करता है, फैट जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अगर फैट ही नहीं है, मेद बिल्कुल गायब हो गया तो संधियाँ आपस में टकराने लगेगी, टूटने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि संधि स्फुटनम। अब ग्लानि लक्षणों आयास आपको एज इट इज़ लर्न रखना है वर्ड को। तनुतम च उदरस याद ही रहेगा आपको कि अगर मेद बिल्कुल भी नहीं, हमारे बैली में बहुत ज़्यादा फैट होता है ना, तो अगर फैट क्षय हो गया फैट का तो तनु हो जाएगा, उधर बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा। अब आता है अस्थिक्षय। अब देखो याद रखना संधि स्फुटनम अस्थिक्षय में नहीं है। ठीक है, अस्थिक्षय में क्या आता है, केश लोम नख शमशु द्विज प्रपतनम। अब ये तो ऑब्वियसली बात है, केश लोम नख शमशु की जहाँ भी बात होती है वो अस्थि के रेफरेंस में ही होती है, तो द्विज दांतों के लिए आया है, तो इनका गिरना, ये तो टिक मार देगा हर कोई। अब इसमें मेन आता है संधि शैथिल्यम। संधि स्फुटनम कहाँ आता, मेद में। जब फैट हट जाएगा तो संधियाँ मतलब संध्या का है ना टूटने लगेगी। ठीक है, अस्थि अलग अलग होगी, संधियाँ टूटने लगेगी जब फैट हट जाएगा किसी भी जॉइंट से। अब संधि शैथिल्य किस में होगा, अस्थिक्षय में। अब देखो कैसे याद रखोगे इससे ना, अगर मेद गायब होगा आपस में तो संधियों में टूटने लग जाएगी, संधि आपस में जॉइंट बिखरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। बट अगर मेद तो है वहाँ पे, बस अस्थिक्षय हो रहा है, मतलब बोन डेंसिटी कम हो रही है, बोन वीक हो रही है, तो क्या होगा, जॉइंट वीक पड़ेगा ना। दोनों ये जॉइंट है अच्छे से जुड़े हुए हैं, बट इसका भी डेंसिटी कम हो रही है, इसकी भी डेंसिटी कम हो रही है, कैल्शियम कम हो रहा है, तो थोड़ा ढीला पड़ जाएगा जॉइंट, है ना। तो संधि शैथिल्य ऐसे याद रखो आप। ठीक, ये तरीका बता रही हूँ जिससे याद रख सकोगे आप। तो संधि शैथिल्य किस में आया, जहाँ पे थोड़ी ढीली पड़ रही है बोन, जॉइंट लूज हो रहा है थोड़ा, क्यों, क्योंकि बोन कमजोर हो रही है, तो किसमें, अस्थिक्षय में। और संधि स्फुटनम कहाँ पे, जहाँ से फैट कम हो रहा है तो उससे तोड़फोड़ हो रही है, तो मेदक्षय में। ये दो देखे हमने अस्थि वाले। फिर मज्जाशय में क्या है, अस्थिनी दुर्बलानी। ऑब्वियसली बात है, अस्थियाँ दुर्बल किस में होगी, मज्जाशय में। क्यों, मज्जा क्या होता है, बोन मैरो, और बोन मैरो कहाँ आता है, बोन्स के अंदर होता है। जब मैरो ही हट गया तो अस्थियों में दुर्बलता आ जाएगी। ठीक है, अस्थि दुर्बलानी आ गया। अब देखो कितने वर्ड हो गए, संधि स्फुटनम, संधि शैथिल्यम, अस्थि दुर्बलानी। अस्थि संधि वाले शब्द को मैं ऐसे अनसर्कल कर रही हूँ। ठीक है, और लघुनी च ये भी है, अस्थियों में दुर्बलता भी आ जाएगी और अस्थियां लघु हो जाएगी। ठीक है, मज्जाशय करना। अब देखो इन दोनों में जैसे मैंने आपको याद करने के लिए बोलता, डिफरेंस ऐसे याद करो, जो इसमें दुर्बलता और लघुता आ रही है ना, वो मैरो के डिप्लीट होने की वजह से आ रही है। क्योंकि क्या होता है, सारे ब्लड सेल्स वगैरह सब बोन मैरो ही बनाता है। इस तरीके से आप याद रखो कि बोन मैरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में ना। अब लघु कैसे हो जाएगी, क्योंकि अंदर का बोन नहीं हट गया, बोन मैरो तो अंदर से तो खोखली हो गई ना, वो खाली हो गई, तो वो लघु हो गई, हल्की हो गई है। ठीक है, और अस्थि ने, अब इतना ध्यान रखो, दुर्बल और लघु एक ही जगह है, अस्थि दुर्बल और लघु, ये लघु भी अस्थियों के लिए यूज हुआ है, तो अस्थि दुर्बल और लघु एक ही जगह है कि बोन मैरो हट गया तो अस्थियां अब हल्की हो गई, लघु हो गई, और क्या हो गई, दुर्बल हो गई है। ठीक है, ये ऐसे याद रखो। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, संधि शैथिल्य कि बोन की डेंसिटी कम हुई, बोन में कैल्शियम कम हुआ है,
वो तो है अंदर, बोन मैरो तो है, बट बोन में कैल्शियम कम हुआ है अस्थि क्षय की वजह से, तब उसमें थोड़ा जॉइंट तो है प्रॉपर, तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुई है, ज़्यादा उसमें दुर्बलता भी नहीं आई, बट हल्की से ढीली पड़ी है बस, ठीक है। ये एक्सट्रीम केस है, ये ज़्यादा एक्सट्रीम केस नहीं है, ठीक है, बस हल्का सा ढीला पड़ा, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस शिथिलता हुई है, ठीक है। और प्रतितम वात रोगिणम, अब वात रोगिणम क्यों हो गए, क्यों क्या होगी, बोन अंदर से खाली होगी, मैरो हट गया है ना, तो अंदर क्या आएगा, कोई भी खाली स्पेस है वहाँ पे फिर एयर आ जाएगी, तो वात रोगी हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मज्जाशय का मैंने ऐसे याद करा देना, अस्थि दुर्बल लघु हो गई, लघु हो गई तो अंदर स्पेस हो गया, तो वहाँ वायु आ गई, वायु आ गई तो वायु से लघुता आ गई, और वायु से वात रोग हो गया, तो प्रतितम वात रोगिणम किस में आ गया, मज्जाशय में। फिर आता है शुक्रशय, शुक्रशय में ये आ गया दौर्बल्य, मुक्षोष, पांडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांडु, ठीक है, पांडु भी इंपॉर्टेंट है, मुक्षोष भी, दौर्बल्य सब भी कुछ इंपॉर्टेंट, पांडु जहाँ भी आता है ना, पांडु कामला वाले, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो और कहीं ऐसे डिजीज नहीं बताइए प्रॉपर डिजीज पांडु वगैरह, बट इधर बताई गई शुक्रशय में, तो आपको ध्यान रखना है ये कि शुक्रशय में बताया गया है पांडु और मुक्षोष और दौर्बल्य। अब फिर आता है पुरीशय, पुरीशय में क्या कहा गया, रूक्ष उन्नमयन कुक्षित तिर्यक उध्रव च गच्छति, कि कुक्षी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है, उधर जाती है ना, अंदर चली जाती है, रूक्ष हो जाती है पुरीशय के कारण। तो जहाँ भी कुक्षी वाली चीजें आ रही है सारे पुरुष में टिक मारोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, कुक्षी से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है पुरुष में टिक मारना बस, और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिर क्या लिखा हुआ है। अब मूत्रशय, मूत्रशय भी बहुत ऑब्वियस है, पिपासा बाधिते मुखम च परिशुष्यति, देखो पिपासा से बाधित होता है पेशेंट, पिपासा ऑब्वियस सी बात है कि अगर मूत्रशय मतलब यूरिन ही कम आ रहा है तो क्या हो गया कि उसको क्या हो रखा है, वाटर की कमी है, डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी में, तो बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होती है तो क्या होता है, हमें प्यास लगती है ना, तो ये है प्यास लगेगी, और क्या होगा, मुंह सूखेगा, ठीक है। तो मूत्रशय हो गया, मूत्रशय को हमने कैसे याद रखा कि जब मूत्रशय होगा मतलब यूरिन कम होगा पेशेंट में, तो इसका मतलब पेशेंट डिहाइड्रेट में जा रहा है, डिहाइड्रेशन में जा रहा है, वो डिहाइड्रेट हो रही है उसकी बॉडी, तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, जब पानी नहीं पी रहे हम, प्यास भी लग रही है और मुंह भी सूख रहा है, तो ऐसे याद रहेगा ना मूत्रशय से। अब ध्यान रखना इसको रस में मत लगाना, मूत्र से ही ये प्यास वगैरह रिलेटेड। अब आता है ओजशय, ओजशय के क्या लक्षण है, व्यथिति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति वथितेन्द्रिय दुष्छाया दुर्मनो, ये बहुत डिफरेंस है, देखो दुर्बल अभीक्षण ध्यायति ध्यान करता है, व्यथितेन्द्रिय दुष्छायो दुर्मनो, उसकी छाया भी डिफरेंट हो जाती है, दुष्छायो उसका मन भी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ओज से ही हम मतलब जब तक ओज है तब तक हम है, तन्नाशा ना विनश्यति ना, हम फिर विनाश हो जाता है, तो उसके कारण है कि छाया भी उसकी दुष्छाया हो जाती है, छाया बिगड़ जाती है, दुर्मन है, ध्यायति दुर्बलो अभीक्षणम, ये सब एज इट इज कोटेशन याद रखो, अब 2-3 बार देखोगे ध्यान हो जाएगा। अब पहले इतना हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जैसे देखो संधि वाले कहाँ कहाँ आया, संधि स्फुटनम रिवाइज कर लेते हैं, मगर मेदशय में आया, फिर क्या आया संधि शैथिल्य कहाँ आया है, अस्थिशय में आया है, और अस्थि दुर्बल और लघु किस में आया, मज्जाशय में है, ठीक है। अब प्यास से रिलेटेड मुक्षोष किस में है, शुक्रशय में, शुक्रशय में मुक्षोष है, और मुखम च परिशुष्यति किस में है, मूत्रशय में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हिंदी में पूछेंगे कि कहाँ मुंह सूखता है, फिर तो दोनों में टिक आएगा, मुंह किस किस चीज शय में सूखता है, तो आप शुक्र में भी लगाओगे टिक, मूत्र में बोथ आएगा, बट अगर कोटेशन रखी हुई है ओनली मुक्षोष लिखा है तो शुक्रशय में टिक मारना है, अगर मुखम च परिशुष्यति लिखा है तो मूत्रशय में टिक मारना है, ठीक है। और पांडु किस में आया है, शुक्रशय में आया है, ठीक है। तो ये हो गया रिवाइज। अब हम देखते हैं ओज के बारे में क्या लिखा हुआ है, सर्पी वर्ण, लाजा गंधी, मधुरस, ये ध्यान रखना, ये सबको याद भी होगा, इसमें ये ध्यान रखना आपको किसका वर्ण कहा है, किसकी गंध कही है, किसका रस कहा गया, मधु का रस कहा गया, शहद का रस, और वर्ण कहा गया है घी का, सर्पी वर्ण, और लाजा की गंध कहा गया है। फिर इसमें आता है प्रमेय पीड़िका के बारे में कि अगर मधुमेह की उपेक्षा करते हैं उससे क्या होती है, 7 प्रमेय पीड़िका उत्पन्न होती है, ठीक है। मधुमेह की उपेक्षा करने से 7 प्रमेय पीड़िका उत्पन्न होती है, और ये कहाँ कहाँ होती है, मांस में, मर्म में, संधि में, ध्यान रखिएगा आप, मांस में हो रही है, मर्म में हो रही है, और संधि में हो रही है, कौन, प्रमेय पीड़िका। अब इसके बारे में 2 तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है साध्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग, एक किच्छ साध्य और एक साध्य सुख साध्य। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है जो कफ और मेद बाहुल्य होती है, मतलब कफ और मेद ज़्यादा होता है, जिसमें वर्ड आया प्रभु श्लेष मेद, ठीक है। कफ और मेद जिसमें बढ़ा हुआ होता है वो क्या होती है, दूसय होती है, मतलब किच्छ होती है, दूसय होती है। और इसको कौन कौन सी आती है इसके अंडर में, श्राविका, कच्छपिका, जालिनी। इसे कैसे याद रखोगे आप, शिकंजा, शिकंजा, ठीक है। तो शिकंजे में कौन जकड़ेगी हमें, जो किच्छ होगी, जो इजीली ठीक नहीं हो पाएगी, तो शिकंजा से, शीर्ष से, श से श्राविका,
क से कच्छपिका, ज से जालिनी, ठीक है। शिकंजा है दूध साध्य, कृच्छ साध्य, और ये क्या होता है इसमें कफ और मेद बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और रेस्ट जो 4 है इसके, ये तीनों को छोड़ के 7 है ना, 3 छोड़ के जो रेस्ट 4 बच रही है उसमें पित्त बड़ा होता है, पित्त उल्वण, और ये क्या होती है साध्य होती है, ठीक है। इसमें तो कफ और मेद बड़ा है जो कि साध्य, और साध्य में क्या होता है पित्त बड़ा होता है। और कौन कौन सी है 4, सर्षपिका, अलजी, विंता, विद्युत, ठीक है। आप ये वाला याद रखो, बस रेस्ट साध्य में मार देना, ठीक। अब फिर कुछ कुछ कहा गया है इन सब के बारे में, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। महावास्तु परिग्रह किस में कहा गया, कच्छपिका में। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे कि कछुआ जो होता है ना, कछुआ को शुभ मानता है ना वास्तु में भी, तो लोग अपने घरों में रखते हैं कछुआ, जैसे ग्लास का भी आता है, शीशे का, या अलग अलग चीज़ों का आता है, चांदी का भी आता है, तो लोग अपने टेबल में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं कछुए को। तो वास्तु शास्त्र जो होता है ना, तो वास्तु के अकॉर्डिंग कछुआ शुभ माना जाता है ना, तो वास्तु अगर वर्ड आ रहा है तो क्या आएगा, कच्छपिका, याद रहेगा ना, वास्तु वर्ड आ रहा है तो होगा कच्छपिका। फिर आता है महाआशया, महाआशया क्या होगा, जालिनी, जाली जो भी होती है छन्नी वगैरह से आटा छानता है, या जो हमारी विंडो की जाली होती है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करती है ना, महाआशय होता है उसका, तो क्या होगा महाआशया, तो जालिनी। फिर आती है पीड़िका, नाती, महती, शिप्रपाका, महारुजा, सरशपिकी, ठीक है। ये जो सरसों होती है, सरसों से याद रखो आप, सरसों की दाल, सरसों की क्या होता है, सॉरी, सरसों का तेल होता है ना, तो पाक वर्ड आया ना, पाक वर्ड, तो सरसों के तेल में हम खाना बनाते हैं ना, तो ऐसे याद रखो, शिप्रपाका, महारुजा, सरशपिका। और नाती, महती, सरसों का राई जो होती है इतनी छोटी सी होती है ना, सरसों के दाने देखे होंगे सबने घरों में, नहीं देखे तो देखो जाके किचन में, ठीक है। जो राई भी कहते हैं जिनको हम, सरसों के दाने होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, तो नाती महती, बड़े तो नहीं होते, तो ऐसे याद रखो, पहले नाती महती, ठीक है, पीड़िका, नाती महती, फिर शिप्रपाका, इसमें हम खाना बनाते हैं, और महारुजा एज इट इज याद रखो, ठीक। तो क्या बड़ी नहीं होते, सरसों के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो नाती महती, और इसमें हम खाना पकाते हैं, तो शिप्रपाका, जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं हम इसमें, और क्या होता है ये महारुजा करती है, बस सरशपिका हो गया। अब आता है दहती, अग्निर्एव, तृष्णा, मोह, ज्वर, विसर्पति, अनिशम, अलजी। अब देखो अलजी को, इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको एलर्जी की तरह याद रखोगे, एलर्जी, एलर्जी से अलजी याद रखो। दहती अग्निरीव, अगर हमें एलर्जी हो जाए कभी, तो पूरे दाह जैसा होता है ना, दाने दाने हो जाते हैं पूरे रेड 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 से ना, तो दाहल होता है ना, तो दहती अग्निरीव एलर्जी। फिर तृष्णा, मोह, ज्वर होता है, कितने बार एवरीडेक्सोना देना पड़ता है, इतना रिएक्शन हो जाता है ना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, तो तृष्णा, मोह, ज्वर होता है। फिर विसर्पति, अनिशम, मतलब रात में, मतलब रात भी नहीं होती, रात में बहुत जल्दी फैल जाता है, एलर्जी फैलती है, सबको पता है किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी है बॉडी में, या तो दाने निकल आएंगे, किसी किसी को तो डिस्निया भी होने लगता है ना, तो एलर्जी बहुत जल्दी फैलती है। तो एलर्जी का क्या है, दहा होता है, दहती अग्निरीव, फिर तृष्णा, मोह, ज्वर होता है, और ये फैल जाती है बहुत जल्दी, विसर्पति, एलजी भी हो गया। फिर महती, नीला पीड़िका, नीला पीड़िका जहाँ भी आएगा ये विनता कहला, इसे एज इट इज याद रखोगे आप कि नीला वर्ड आया तो विनता, महती, नीला पीड़िका। फिर पेट, पृष्ठ, उदर में उत्पन्न होती है, पीठ में और उदर में, और अवगाढ़ रुजा, बहुत ज़्यादा रुजा करती है। अब तो क्या ध्यान रखना आप, महारुजा तो कहाँ बोला था, सरसों में, ठीक है, और अवगाढ़ कहाँ बोला, विनता में, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, कहाँ महारुजा कहा गया, कहाँ अवगाढ़ रुजा कहा गया। अब आता है विद्युति। विद्युति 2 प्रकार की होती है, बाह्य विद्युति, अभ्यंतर विद्युति। बाह्य विद्युति कहाँ कहाँ होती है, त्वचा, स्नायु, मांस में उत्पन्न होती है, त्वचा, स्नायु और मांस में। और ये कौन सी रुजा करती है, कंडराभा, महारुजा। ओनली महारुजा है तो कहाँ हो रहा है ये, सर्शपिका में, और कंडरा की तरफ महारुजा हो रहा है, तो ये कहाँ हो रहा है, बाह्य विद्युति में, ठीक। और अभ्यंतर विद्युति के 9 स्थान बोला चरक ने, सुश्रुत 10 बोलता है, गुदा को एक्स्ट्रा मानता है ये। अब इसमें पश्चिमान विद्युति के लक्षण कहे गए हैं, क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। शस्त्र, अस्त्र, भिद्यते इव, मतलब शस्त्र और अस्त्र के जैसे जहाँ भेदनवत पीड़ा होती है, जैसे शस्त्रों और अस्त्रों से भेद दिया हो, और उल्मुकैर्व दहय, जैसे अंगीठी के समान दहा उत्पन्न हो, और विश्चिकैर्वी दहयते, मतलब विश्चिक के समान दहा हो, ठीक है। ये तीनों किसमें होंगे, पश्चिमान विद्युति के लक्षण। और विश्चिक दंशवत वेदना और किसमें होती है, आमवत में, ठीक है। अब इसमें स्राव बता गया है, विद्युतियों का स्राव कैसे होता है, तो वात और कफज नॉर्मल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पित्तज विद्युति का इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहा गया, तिल, माश और कुल्लत उदक सन्निभम, मतलब तिल, माश और कुल्लत के उदक अर्थात जल के समान स्राव हो तो वो क्या होती है, पित्तज विद्युति।
तो तिल माश कुल्लथ याद रखोगे आप फॉर पित्तच विदृधि स्राव। अब जो है अंतर्विदृधियाँ हैं इनके बारे में कहा गया है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखी गई है, सापेक्ष निदान करके लिखा हुआ है। तो कि हम कैसे पहचानेंगे कहाँ कौन सी विद्युति कौन से एरिया में हुई है, ठीक है। तो जैसे 9 स्थान बोला है चरक ने, तो वो 9 क्या क्या है, हृदय, क्लोम, नाभि, उदर, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वंक्षण, वस्ति, ठीक है। और इसी के साथ हम ये तो चरक के लिखे हैं मैंने, दूसरे ये सुश्रुत क्या है, सुश्रुत का भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप साथ ही याद करिएगा जब भी करते हो, तो इसलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं, ठीक है। तो हृदय में जब विद्युति होती है तो चरक के अकॉर्डिंग क्या लक्षण होता है, तमक, प्रमोह, श्वास, कास, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बोला है, सर्वांग ग्रह तीव्र शूल, हृदय में हो रही है तो चरक तो कहते हैं कि श्वास कास तो होगा, तमक, प्रमोह, श्वास कास, श्वास वगैरह होगा, बट सुश्रुत कहते हैं सर्वांग ग्रह है। आप इसे कैसे भी याद करो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद करो, ठीक है, सर्वांग ग्रह। अब क्लोम है, क्लोम में पिपासा, मुख, शोष, गलग्रह, और सुश्रुत ओनली पिपासा कहता है, ठीक है। अब नाभि, नाभि में चरक कहते हैं हिक्का, सुश्रुत कहते हैं हिक्का के साथ आटोप। उधर में पार्श्व, आंतर अंश शूल, पार्श्व में और अंतर अंश मतलब दोनों कंधों के बीच में शूल और पार्श्व में शूल, और सुश्रुत ने उधर के लिए कुक्षी वर्ड यूज़ किया और ये कहते हैं वात प्रकोप। अब यकृत में चरक ओनली श्वास कहता है, सुश्रुत श्वास प्लस तृष्णा कहता है। ऐसे देखो हिक्का नाभि वाले में चरक ने ओनली हिक्का कही थी, सुश्रुत हिक्का के साथ आटोप कहता है। ऐसे यकृत में ओनली श्वास कही है, सुश्रुत श्वास के साथ तृष्णा कहता है। अब प्लीहा, प्लीहा में बोथ ने क्या बोला, उच्छ्वास अवरोध, बहुत ईजी है, ठीक है। अब वृक्क, किडनी में क्या कहा गया, पृष्ठ कटिग्रह, और सुश्रुत क्या कहता है, पार्श्व संकोच। अब वंक्षण में क्या कहा गया, शक्ति साथ, चरक कहता है, सुश्रुत कहता है कटि पृष्ठ गृहस्थ तीव्रो। वस्ति, कृच्छ, पूति, मूत्र, चरक ने मूत्र और वर्च दोनों के बारे में बात कही है, ठीक है। वस्ति में मूत्र और वर्च दोनों, स्टूल और यूरिन दोनों के बारे में, बट सुश्रुत ओनली मूत्र के बारे में कहता है कि कृच्छ अल्प मूत्रता। और लास्ट विदृधि जो है अंतर्विदृधि गुदा 10th है, ये सुश्रुत ने मानी है केवल, इसमें कहते हैं वात निरोध। अब देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, सुश्रुत वात प्रकोप किस में कहता है, वात का प्रकोप कुक्षी में, ठीक है, कुक्षी या उदर जो भी कह लो, आचार्य सुश्रुत कुक्षी वर्ड यूज़ करता है। और वात निरोध, वात का अवरोध कहाँ कहता है, गुदा में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आती है जो एक कटी पृष्ठ वाले वर्ड आए हैं, जैसे पृष्ठ कटिग्रह सुश्रुत चरक कहता है वृक्क में, है ना, और ऐसे कटी पृष्ठ कहाँ कहता है, सुश्रुत वंक्षण में। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम सेम है ना, पृष्ठ कटिग्रह और कटी पृष्ठ गृहस्थ तीव्रो, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे हम कि चरक ने पृष्ठ पहले बोला है ना, देखो जो हमारा कटी एरिया होता है वो यहाँ होता है ना, कटी यहाँ होता है और पृष्ठ पीठ इसके थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जैसे किडनी भी जो हमारी होती है, किडनी हमारी क्या होती है, थोड़ा ऊपर होती है, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में भी होती है, लंबर में तो वो होती है बट साथ में हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में भी होती है, तो मतलब पीठ में जाती है, ऊपर होती है कटी एरिया से, ठीक है। तो अब इसे ऐसे याद रखोगे, जहाँ किडनी आ रही है मतलब वृक्क, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो पृष्ठ पहले आएगा, उसमें पीठ पहले आएगा, क्योंकि वो कहाँ जा रही है, ऊपर हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया में भी जाती है। तो देखो वृक्क मतलब किडनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पृष्ठ कटिग्रह आएगा तो किडनी है, ठीक है। और कटी पृष्ठ ग्रह आएगा, मतलब एक याद करो, अब दोनों याद मत करना कि जैसे हमने पृष्ठ वाला याद रखो कि पृष्ठ पहले है तो वृक्क है, और उसका अपोजिट क्या है, कटी वाला है, वो कहाँ पर है, वंक्षण में सुश्रुत के द्वारा है। ऐसे ही कि पार्श्व वाला आ रहा है, ठीक है। अभी हमने पहले क्या देखा जिसमें डाउट होता है, कंफ्यूजन होती है, ये पृष्ठ वाला देखा, पृष्ठ कटी वाला, ये हमारा क्लियर हो गया है ना। पीठ से स्टार्ट होगा तो वृक्क होगा, किडनी होगा, क्यों, क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रिया में ऊपर भी जाती है और पीठ ऊपर होती है, कटी नीचे होती है। दूसरा हमारा पार्श्व वाला, ठीक है। एक में क्या कहा गया है हमारा कि पार्श्व अंतर अंश शूल, अंश की बात कही गई है, कंधों के बीच का जो एरिया होता है ना, अंतर अंश मतलब जो शोल्डर्स के बीच की स्पेस है ना, वहाँ पे भी हमारा पेन होता है। और दूसरे में ओनली पार्श्व कहे गए हैं, ठीक है। तो जो कंधों के बीच में भी पेन हो प्लस पार्श्व में पेन हो, तो वो क्या है, उदर की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि उदर कॉलिसिस्टाइटिस होता है, जो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है, उसका पेन आता है शोल्डर टिप पे, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर कहाँ है, उदर में है, तो शोल्डर टिप पे पेन जा रहा है, तो क्या होगा, जहाँ पे अंश वर्ड आ गया, पार्श्व अंतर अंश आ गया, अंश अगर तो कहाँ जाएगा, उदर पे जाएगा। और अगर अंश नहीं आया है, ओनली पार्श्व आया, तो कहाँ जाएगा, किडनी पे जाएगा, वृक्क पे, किसके द्वारा, सुश्रुत के द्वारा, ठीक है। एक ही याद रखो, आप दोनों मत याद रखो, चरक का ही याद रखो, दोनों पार्श्व वाला भी और पृष्ठ वाला भी, ठीक है। तो जो अपोजिट होगा वो ऑब्वियसली बात है सुश्रुत का हो जाएगा, ठीक है। तो पार्श्व अंतर अंश शूल किसमें, उदर में बाय चरक, और पार्श्व संकोच है अगर ओनली पार्श्व तो कहाँ पे है, वृक्क पे है बाय सुश्रुत, ठीक है। और ये कटी पृष्ठ वाला तो मैंने आपको बता दिया है ना, कैसे। अब शक्ति साथ देखो, शक्ति साथ कैसे याद होगा, जो हमारे वंक्षण है, ये हमारा वंक्षण एरिया होता है ना, तो हिप रीजन है, जो वहीं पे वो सियाटिक नर्व हमारी जाती है वहीं से, और वहाँ पे एक पिरिफॉर्म मसल होती है, तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें
मसल्स जो पिरिफॉर्म होती है उसके द्वारा सियाटिक नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर नर्व कंप्रेस हो, शक्ति साध होगा, है ना, पैरों में साध होगा। तो इससे आप कैसे याद रखोगे, शक्ति साध अगर हो गया है तो किसकी वजह से हुआ ये, अच्छा, सियाटिक नर्व कंप्रेशन से। और वो कहाँ हो रही थी, पिरिफॉर्म मसल्स जहाँ थी वहाँ, मतलब ग्लूटियल रीजन, तो मतलब वंक्शन, ठीक है। तो वंक्शन में अगर है तो शक्ति साध आया तो हम कहाँ टिक मारेंगे, वंक्शन में। क्यों, क्योंकि वो सियाटिक नर्व की वजह से पूरे शक्ति मतलब पैरों में साध होता है, मतलब कि पैरों में थकान होती है, ठीक है। तो शक्ति साध समझ आ गया आपको, कैसे आप कोरिलेट करके याद रखोगे। एक्चुअली मुझे पता नहीं, जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो इसमें साउंड नहीं आया, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको एक्शन लिपसिंग मैच नहीं होगी, ठीक है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। पता नहीं कैसे इसका साउंड गायब हो गया, मुझे पता नहीं चला। अब इसमें लिखा गया इस चैप्टर में आगे कि प्राकृत कफ, तो प्राकृत कफ को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं हम, ओज भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृत कफ ही बल है और वही ओज है। उसका रेफरेंस भी आता है, आपको ये भी याद रखना, रेफरेंस भी याद रखना, कहाँ का, चरक सूत्र 17 चैप्टर क्रियंत शीर्षी अध्याय, ठीक है। और वैसे विकृत कफ को क्या कहा गया, मल, और इसको पाप में उपदिश्यते, मतलब पाप। विकृत कफ पाप है और वही मल है, और प्राकृत कफ बल है और वही ओज है। इसको ऐसे भी याद रखिएगा, प्लस इसका रेफरेंस भी आप याद रखिएगा कि चरक सूत्र 17 क्रियंत शीर्षी अध्याय, ठीक है। अब त्रिशोथी चैप्टर आता है, चरक सूत्र 18 चैप्टर, इसमें 3 शोथ की बात की गई है, वात पित्त कफ। अब वात के लक्षण, दिवावली, नक्त प्रशंति और पीड़ित उन्नम आशु। अब देखो, दिवावली का मतलब क्या है, जो दिन में होता है, और नक्त प्रणशति मतलब रात को शांति हो जाती है जिसकी, ठीक है। दिन में तो प्रकोप होता है, दिन में वो उत्पन्न होता है, रात को शांत हो जाता है। प्लस निपीड़ित उन्नतम आशु, मतलब अगर हम इसको दबाएंगे तो वो तुरंत उठ जाएगा दोबारा से, ठीक है, दबाने पे तुरंत उठ जाएगा। वैसे भी वात है, वायु पे गति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो दबाने पे उन्नत आशु वृद्धि हो जाएगी इसकी। अब आता है पित्त। पित्त का क्या है, पूर्व मध्यात प्रसूयते, मतलब शरीर के मध्य से इसकी पहले उत्पत्ति होगी, ठीक है। पूर्व वर्ड आया है तो पहले उत्पत्ति जिस शोथ की शरीर मध्य से होती है वो होता है पित्तज शोथ। और इसके बारे में कहा तनुत्वक और अतिसारी, तो शोथ की त्वचा के बारे में कहा गया कि तनु त्वचा होगी और अतिसार उत्पन्न होगा इसमें। फिर क्या, कफ के बारे में बताया गया है। कफज शोथ क्या होता है, निशाबली होता है। जैसे वातज क्या था, दिवाबली था, वातज दिन में बढ़ रहा था, बट कफज क्या होता है, निशाबली होता है, रात में बढ़ता है। और क्या, निपीड़ितो न उन्नतम आशवतु, मतलब अगर जैसे वात को दबा रहे थे तो तुरंत उठ जा रहा था, तो कफ को दबाएंगे वो तुरंत नहीं उठेगा। वैसे भी कफ आलसी होता है ना, कफज व्यक्ति कफ आलस होता है, तो इसलिए कफ को हम दबाएंगे कफज शोथ को तो तुरंत नहीं उत्पन्न होगा। अब आता है शोथ के उपद्रव 7 है, और इसके लिए वर्ड है सप्त को अयम। ये वर्ड आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्त को अयम वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, शोथ के उपद्रव के लिए यूज हुआ है। फिर जो शोथ पैरों से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैलता है वो पुरुष के लिए कष्ट साध्य है, और जो शोथ मुख से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैलता है वो स्त्रियों के लिए कष्ट साध्य है, ठीक है। तो ये कष्ट साध्य वर्ड में लिखना भूल गई थी, वही लिख रही हूँ, तो इसको आप ध्यान रखना है, कौन सा शोथ किसके लिए कष्ट साध्य, मतलब जेंडर स्पेसिफाई है ना, कौन सा स्त्रियों के लिए, कौन सा पुरुष के लिए। तो जो फेस से स्टार्ट हो रहा है वो स्त्रियों के लिए कष्ट साध्य है, और जो पैरों से स्टार्ट हो रहा है वो पुरुषों के लिए कष्ट साध्य है। फिर अब आता है गुह्य प्रदेश में। अब जो शब्द गुह्य प्रदेश से स्टार्ट होगा तो वो बोथ सेक्स के लिए कष्ट साध्य है, मेल और फीमेल दोनों के लिए कष्ट साध्य है, ठीक है। तो जो फेस से स्टार्ट हो रहा है वो फीमेल के लिए, जो पैरों से स्टार्ट हो रहा है वो मेल के लिए, और जो गुह्य स्थान से स्टार्ट हो रहा है वो मेल फीमेल दोनों के लिए कष्ट साध्य है। अब इसमें 19 एक देशीय शोथ कहे गए हैं इस चैप्टर में, 19 एक देशीय शोथ, ठीक है। पहला उपजीविका, उपजीविका में क्या है, जीवा मूल में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो और इसकी आशु उत्पत्ति होती है, इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना कि कहाँ उत्पन्न होता है, और आशु है कि शनह प्रवृत्ति है इसकी। तो जैसे उपजीवा जीवा मूल में हो रहा है और आशु उत्पत्ति है, ठीक है। फिर गलशुंडी कफ से उत्पन्न होता है, काकल प्रदेश मतलब तालु में उत्पन्न होता है और आशु है ये भी। फिर गलगंड कफ से ही उत्पन्न होता है, गल बहाय ऑब्वियस सी बात है गले के बाहर उत्पन्न होता है ना। और शनि संजय शोफा मतलब धीरे धीरे इसकी वृद्धि होती है। फिर गलग्रह भी कफ से उत्पन्न होता है, और अंतर गले अंदर होता है ये गले के, गलगंड बाहर था और गलग्रह अंदर होता है, ठीक है। और ये स्थिर होता है और इसकी भी आशु वृद्धि होती है। अब आता है, ठीक है, अब आता है विसर्प। विसर्प में क्या होता है, विसर्प पित्त की वजह से होता है ना। और सरक्त त्वची सर्पति, ठीक है। वैसे भी सर्पति वर्ड आया तो मतलब विसर्प के लिए, क्योंकि विसर्प फैलता है तो सर्पति वर्ड आ गया है तो विसर्प के लिए आया है। और पीड़िका भी पित्त की वजह से ही होती है ना। विसर्प और पीड़िका दोनों पित्त की वजह से होती है। और पीड़िका कहाँ होती है, त्वचा रक्त अवतिष्ठति, ध्यान रखना, अगर त्वचा
और रक्त में तिष्ठति ये स्थान होता है, अधिष्ठान की बात की है तो पीड़िका है। और अगर सर्पति वर्ड आया तो विसर्प है, ठीक है। अवतिष्ठति पीड़िका, सर्पति विसर्प। फिर शंखक पित्त से होता है और इसके लिए दारुण वर्ड यूज हुआ है। फिर कर्णमूल शोथ, ये ज्वरांत्य होता है, ध्यान रखना आपको कि ज्वर के अंत में उत्पन्न होता है। और दुर्जय वर्ड आया इसके लिए। और परम दुर्जय हम किसको कहते हैं? परम दुर्जय कहते हैं हम हिक्का श्वास को, ठीक है। परम दुर्जय हिक्का श्वास को हम कहते हैं। अब प्लीहा वृद्धि ऑब्वियस सी बात है वात से होती है, सबको पता है ना। और ये भी शनै उत्पन्न होती है, शनै ओत फैलती है। फिर गुल्म भी ऑब्वियस सी बात है वात से होता है, शोफ शूल जनयन, ठीक है। अब वृद्धि भी वात से होती है, शोफ शूल करश चन। अब देखो ध्यान देना कि अगर जनयन वर्ड है तो गुल्म आएगा और करश चरण वर्ड है तो वृद्धि आएगा। फिर उदर के लिए क्या कहा गया? त्वक मांसांतरम आश्रितम, ठीक है, त्वचा और मांस के बीच में होती है। फिर आना के लिए, आना भी वात से उत्पन्न होता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसके लिए कहा गया है कुक्षिम, कुक्षिम आश्रित्य तिष्ठति न अधो न ऊर्ध्व, ठीक है। इसको ये याद रखो आपकी कुक्षी में अधिष्ठान होता है दोष, न ऊर्ध्व गति होती है उनकी, ना अधो मतलब ऊर्ध्व मतलब ना वमन होता है, ना अधो मतलब स्टूल भी पास नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कुक्षी में रहते हैं, ना ऊर्ध्व से प्रवृत्ति होती है ना अधो से प्रवृत्ति होती है, उसे ही कहते हैं आना, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है रोहिणी। रोहिणी त्रिदोष से उत्पन्न होती है, वात पित्त कफा वर्ड यूज हुआ है इसके लिए सॉरी, इसके लिए वात पित्त कफा यूज हुआ है, त्रिदोष से उत्पन्न होती है। और ये कहाँ होती है? इसका स्थान भी बताया गया कि ये जीवामूल में होती है। जीवामूल में और कौन था? जीवामूल में उपजीविका भी थी, ठीक। और ये शीघ्रकारी होती है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर भवति जीवितम, कि इससे जो पीड़ित होता है व्यक्ति वो बस 3 रात्रि तक ही जीवित रहता है, ठीक है। तो ये एक देशी शोध हो गए, 19 एक देशी शोध। अब इसमें रेफरेंस के लिए पूछा जाता है कि वात पित्त कफ के कर्मों का कहाँ रेफरेंस है, तो चरक सूत्र 18th चैप्टर। तो अब हम पढ़ेंगे चरक सूत्र 19 चैप्टर अष्टोत्तरीय अध्याय। इसमें सामान्य स्वीकार की बात किया, टोटल 48 सामान्य स्वीकार होता है, आपको ध्यान रखना है 48 सामान्य स्वीकार बताए गए हैं। अब इनमें ये नंबरिंग कौन से कितने होते हैं, 8 क्या क्या बताए गए हैं? मूत्राघात, शीर्षदोष, रेतरोग। 7 किस किसके ये भेद है? 8 भेद, मूत्राघात के भी 8 भेद होता है, शीर्षदोष के भी 8 भेद होता है, रेतरोग के भी 8 भेद होता है। अब 7 भेद वाले कौन कौन से रोग है? कुष्ठ पीड़िका मतलब प्रमेय पीड़िका बताई गई है, और विसर्ग, विसर्ग भी ये 7 होता है। अब 6 कौन कौन से होते हैं? अतिसार और उदावट, ये दोनों 6 होते हैं। फिर 5 कौन कौन से? 5 बहुत सारे होता है, ये पूरे 5 हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गुल्म 5 होता है, प्लीहा दोष 5 है, कास 5 है, श्वास 5 है, हिक्का, छर्दी, भक्त, असे, अनशन ऐसे करके एक वर्ड आया मतलब अरुचि। शिरोरोग 5 है, चरक की बात हो रही है यहाँ। हृदय रोग 5 है, पांडु 5 है, उन्माद 5 है, ठीक है। फिर 4 भेद वाले रोग कौन कौन से? अकस्मात और ग्रहणी दोष। और 3 भेद वाले कौन कौन से दोष हैं? रक्तपित्त और क्लास, उधर अधर और उभय है ना, ऐसी क्लास में भी है। फिर 2 भेद वाले कौन कौन से रोग हैं? ज्वर, व्रण, आयाम, गृध्रसी और कामला, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। फिर चरक सूत्र 20 चैप्टर जिसका नाम है महारोग अध्याय। अब इसमें ननात्मक विकारों की बात कही है। ननात्मक मतलब कि वात से कौन कौन से होता है, पित्त से कौन से, कफ से कौन सा, और सामान्य वो है जो मतलब मिक्स होता है, वात पित्त पित्त ऐसे से भेद होता है उसके, ठीक है। और ननात्मक प्रॉपर वात से होंगे, पित्त से, कफ से होंगे। तो इसमें रोगों के भेद बताए पहले चैप्टर में कि एक भेद से एक भेद भी होता है, रोगों का एक भेद होता है, कैसे? रुख से, रुजा से, रुजा के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करते हैं तो रोगों का एक भेद होता है, बस रुजा। फिर 2 भेद होते हैं, प्रकृति के आधार पर और अधिष्ठान के आधार पर। प्रकृति निज आगंतुक, अधिष्ठान अधिष्ठान मन और शरीर जहाँ पे रोग होता है। फिर 4 होता है वात पित्त कफज और आगंतुज के, उससे दोष के अकॉर्डिंग 4 भेद होता है। अब नानकमच विकार में आता है वात के 80, पित्त के 40, कफ के 20 बताएंगे नानकमच विकार, इंपॉर्टेंट है। अब वात में कौन कौन से, पित्त में कौन से, कफ में कौन से, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसलिए ध्यान देंगे। पिंडिकोद्वेष, जानु विश्लेष। अब ये इतनी जरूरी क्यों है कि विश्लेष देख के हम लोग कफ में टिक मारते हैं, बट नहीं है, ये बात में। और वी है, श्लेष को देखना, बट वी मतलब श्लेष में हट गई है वहाँ से, ठीक है, विश्लेष है। तो बात पुरुष स्तंभ में भी रूप चिकित्सा करता है ना, तो फिर उसे हम कफज मान लेते हैं, तो कफ में टिक मार देते हैं, है ना। बट ये नहीं, ये वातज नातज व्याधि, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उरुसाद, उरु में साग हो जब, है ना, मतलब थकान वगैरह। बुध भ्रंश, वंशण आना या सिंपल आना, खंज, कुब्ज, वामनत्व। फिर हृदयद्रव, मन्यस्तम, मुकत्व, उच्च श्रुति मतलब जो ऊंचा सुनता हो, मुकत्व, ठीक है। इसका मतलब क्या? डम, जो बोल नहीं सकता। बाधिर्य, देखो बाधिर्य इसमें आया है,
तिमिर, तिमिर भी इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे लोग इसमें सोचेंगे कि ये पित्तज में है, बट ये वातज में है, ठीक है, वातज में है, ये इंपॉर्टेंट है। देखने से लगता है कि पित्तज है, तिमिर देख के पित्तज में लगाएंगे ना, बट ये तिमिर वातज में। फिर अक्षय व्यूसार, अजीब सा वर्ड है देखो, अक्षय व्यूसार। फिर भ्रव व्यूसार, ये भी अजीब सा वर्ड है, सुना ये, तो ये भी वातज में ही है। अब देखो तम भ्रम, भ्रम तो देखते ही सीधा पित्त में टिक मारेंगे हम, बट नहीं, भ्रम किसकी भी नानात्मज व्याधि है, वातज नानात्मज व्याधि। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तम देख के हम कफ में लगाएंगे, तम है तो कफ, कफ नहीं। भ्रम वातज है, तम वातज है, मुकत्व बाधिर तिमिर, ये व्यूसाद, व्यूसाद वाले वातज है, ठीक है। फिर हिक्का वातज है, विषाद वातज है, डिप्रेशन, विषाद मतलब डिप्रेशन, तो कफ लगा सकते हैं ना, बट नहीं, ये वातज है। अति प्रलाप और केश भूमि स्फुटनम, ठीक है, ये वातज व्याधि है। अब पित्तज, पित्तज में क्या है, दग्धु, अंग अवधरण। अब देखो अंग अवधरण देखने से कैसा लग रहा है, अवधरण है मतलब थोड़ी दरार से पड़े तो वातज होगा, बट नहीं, ये पित्तज है। और तभी मैंने केश भूमि स्फुटनम लिखा है, स्फुटन है केश भूमि का, तो वो वातज है। अंग अगर अवधरण हो रहा है, अंगों में दरारें पड़ रही हैं, तो वो पित्तज है। फिर शोणित क्लेद, अभी तो क्लेद से कफ में लगा सकते हैं हम, नहीं है, लेकिन शोणित वर्ड है, ये देखो रक्त वर्ड है ना, शोणित मतलब रक्त, अगर शोणित क्लेद है तो पित्तज नानकमज व्याधि। फिर त्वग अवधरण, अंग अवधरण, त्वग अवधरण, अगर दरण वाले वर्ड है वो सारे पित्तज में, ऐसे याद रखो दोनों, अंग का और त्वग का अवधरण। फिर कक्षा पित्तज में, अतृप्ति पित्तज में, ठीक है, अतृप्ति, ध्यान रखना, अतृप्ति से हम वातज भी लगा सकते हैं, बट नहीं, ये पित्तज में। अब कफज क्या है, तृप्ति, निद्रा, उदर, धमनी प्रतिचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धमनी प्रतिचर, ठीक है, धमनी प्रतिचर ध्यान रखना, उदर भी कफ में है, धमनी प्रतिचर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गया ना, इसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमें लगता है दूसरे दोष का या कुछ अनसुने से अजीब से होता है। हो गया। अब कुछ विकार ऐसे जो सामान्य जो नानात्मक दोनों में बताया गया है, जैसे वातज में उरुस्तम, गृद्धस्य, हिक्का और उदावट। उरुस्तम, गृद्धस्य, हिक्का और उदावट सामान्य जो नानात्मक दोनों विकारों में कहा गया है। अब पित्तज में कौन सा, रक्तपित्त और कामला। जैसे इधर पित्तज में रक्तपित्त कामला बताए गए, नानात्मक विकार में ये दोनों पित्तज के अंदर आते हैं, बट ये सामान्य में भी बताए गए हैं। और ऐसे उरुस्तम, गृद्धस्य, हिक्का और उदावट भी दोनों में बताए गए। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछने जाता है कि इनमें से कौन सा होगा जो सामान्य जो नानात्मक दोनों हैं, तो ऐसे आपने टिक मारना है, ठीक है। तो बस यहीं पे 20 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो 11 से 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो फिर चलो टेक केयर और रिविजन करो अच्छे से एग्ज़ाम की। तब तक के लिए बाय बाय।